औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरिया स्टैंडर्ड नंबर 60, इसका पार्ट टू। और हम आज इसको पढ़ेंगे 2/4/15 से। और यहाँ पे जो है वक्फ ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड सुकूक। तो इस क्लास को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो क्लास है ये हमें ये बताती है कि वक्फ कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इन्वेस्टमेंट सकूक्स हैं या यूनिट्स ऑफ शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। तो इनको इन्वेस्टमेंट एसेट डेफिनेटली कंसिडर किया जाता है, और नॉट ट्रेडिंग एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। ये उनसे डेफिनेटली डिफरेंट है। और ये स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता है कि इनकी जो इनकम है और इनका जो प्रिंसिपल है वो कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो लेकिन वो ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये वक्फ किस टाइप का है। बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे ये है कि अ पर्सन जो है वो मे डेडिकेट एज वक्फ सकूक के सर्टिफिकेट भी कर सकता है वो, और यूनिट्स ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड को भी वो वक्फ कर सकता है। और दूसरा ये कि वक्फ जो है वो परमानेंट भी हो सकता है, यानी परपेचुअल। और दूसरा ये है कि वो टेम्पररी भी हो सकता है फॉर अ डिफाइंड पीरियड। बोथ आर परमिटेड। केस वन के अंदर परपेचुअल वक्फ है, दैट्स मीन परमानेंट है। इफ द वक्फ से इज परमानेंट, द रूल यहाँ पे उन्होंने सिंपल बताया है कि इनकम ट्रीटमेंट उसकी ये है कि जो पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशंस होगी, प्रॉफिट है या डिविडेंड है, वो मस्ट बी स्पेंट ऑन वक्फ बेनिफिशरीज। और वक्फ बेनिफिशरीज के अंदर डेफिनेटली पुअर पर्सन, एजुकेशन, चैरिटीज। और ये जो है, ये जो वक्फ के बेनिफिशरीज हैं, इनको एवेन्यू ऑफ वक्फ डिस्पोजल कहा गया है इस क्लॉज के अंदर। What happens when sukuk or units end? Sukuks or fund may eventually be redeemed, cancelled, mature. सो उस सूरत में क्या होगा? द मनी रिसीव कैन नॉट बी टेकन बैक बाय द वक्फ, क्योंकि ये परमानेंट वक्फ है। इंस्टेड इट मस्ट बी री इन्वेस्टेड इन अदर सुकूक, अदर इन्वेस्टमेंट फंड। एनी इनकम जनरेटेड इन्वेस्टमेंट एसेट के अंदर ये री इन्वेस्ट होंगे। द पर्पज इज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द वक्फ। इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें, तो एक पर्सन ने 500,000 का सकूक जो है वो वक्फ किया है। एनुअल रिटर्न उसका 40,000 है। और रूल यहाँ पे क्या है कि 40,000 जो है वो विल बी गिवन टू द चैरिटी, क्योंकि ये उसका रेवेन्यू है, उसकी इनकम है। सकूक मिच्योर आफ्टर 5 years। आफ्टर मेच्योरिटी जो 500,000 है वो मस्ट बी री इन्वेस्टेड है, और वक्फ कंटिन्यूज फॉर एवर। तो ये जो इंश्योर करता है ये चीज कि वक्फ जो है वो सस्टेनेबल रहेगा। The second one is the temporary waqf. Here the waqf exists only for specific period, any given period, 3 year, 4 year, 5 year, 10 years. इसका एग्जाम्पल ये है कि सुकूक्स आर these sukuks are worked for 10 years. During those 10 years, waqf profit go to the waqf beneficiaries, or but after the period end, different incomes apply. Determining the waqf asset and profit, ये जो डिफरेंट आउटकम है। तो सकूक एंड इन्वेस्टमेंट फंड डिफर एंड डेफिनेटली स्ट्रक्चर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और रिडम्पशन रूल के हिसाब से ये चीजें डिफरेंट होती हैं। देयरफॉर द स्टैंडर्ड सेज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वक्फ एसेट एंड प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो दो फैक्टर के अंदर जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन इज टाइप ऑफ सकूक और इन्वेस्टमेंट फंड। तो फॉर एग्जांपल इजारा सकूक है या मुशारका सकूक है, ईच हैव डिफरेंट इनकम स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली। दूसरा ये है कि प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मेच्योरिटी, रिडम्पशन। सो दीज रूल अप्लाई अनलेस दे कंट्राडिक्ट द वक्फ वाकिफ कंडीशंस। तो व्हाट इज द वक्फ एसेट? दिस स्टैंडर्ड क्लैरिफाइज एन इंपॉर्टेंट रूल। वो क्या रूल है कि जी, द वक्फ एसेट इज द सकूक और फंड यूनिट्स देमसेल्फ
not their monetary value, unless the Waqif explicitly says the Waqf is for their value. यानी जो इन प्रिंसिपल है, जो बेसिक रूल होगा वो ये होगा कि वो जो सकूक हैं या इन्वेस्टमेंट यूनिट्स हैं उनको वक्फ कंसिडर किया जाएगा, ना कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू को। लेकिन अगर जो वाकिफ है उसने ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि जो वक्फ है वो इनकी वैल्यू है, तो देन डेफिनेटली जो उसकी वैल्यू है वो वक्फ कंसिडर की जाएगी। इसकी एग्जांपल यही है कि इफ अ पर्सन सेज आई मेक दीज 100 सूक्स वक्फ, then the waqf asset is 100 sukuk. But if he says I make waqf of the value of these sukuk, then the waqf asset जो है वो कैश कंसिडर किया जाएगा। इन दैट केस कैश वक्फ रूल, उसके जो कैश के रूल है वो अप्लाई होंगे। When waqf is over the value, if the waqf is for value, it becomes cash fund। तो इसका मतलब यही है कि द प्रिंसिपल जो है वो उसका वो जो मनी है वो वक्फ है। सकूक आर ओनली एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, और जो सकूक है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल कंसिडर किया जाएंगे। एग्जांपल ये है कि वक्फ है 1 मिलियन का, सकूक मेच्योर है तो मनी रिमेन्स वक्फ और इट कैन बी री इन्वेस्टेड एनीवेयर परमिजिबल। एक वक्फ इज ओवर स्पेसिफिक सकूक यूनिट्स। तो अ, इस सूरत में जो तीन सिचुएशंस हैं वो अपीयर होंगी कि जब वैल्यू पे नहीं है बल्कि वो स्पेसिफिक सकूक्स हैं या यूनिट्स हैं। तो उसमें पहली सिचुएशन ये है कि द वक्फ पीरियड इज लॉन्गर देन द सकूक टर्म। तो उस सूरत में ये है कि फर्ज करें कि सकूक की जो मेजोरिटी है वो 5 इयर्स है, लेकिन वक्फ की ड्यूरेशन है वो मोर देन 5 है, दैट्स मीन 15 ईयर है। तो आफ्टर आफ्टर 5 इयर्स सकूक मेच्योर और प्रोसीड जो है वो मे बी री इन्वेस्टेड। दिस फॉलो द रूल ऑफ परपेचुअल वक्फ री इन्वेस्टमेंट। तो जिस तरीके से वहां पे री इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे भी दोबारा होगी 10 इयर्स के लिए। व्हेन द वक्फ पीरियड इज शॉर्टर देन सकूक टर्म, सकूक मेच्योरिटी है 10 इयर्स की, वक्फ ड्यूरेशन है 5 इयर्स का। तो आफ्टर 5 इयर्स द वक्फ रिसीव बैक द सेम नंबर ऑफ सकूक यूनिट्स, नॉट मनी। ओके, तो यहाँ पे ये होगा। एग्जांपल ये है कि ओरिजिनल है 100 सकूक है, आफ्टर 5 ईयर वाकिफ गेट 100 सकूक बैक बिकॉज द वक्फ पीरियड एंड हो गया। और एग्जाम्पल 3 या सिचुएशन 3 ये है कि वक्फ पीरियड्स इक्वल सकूक टर्म। जैसे सकूक की मेच्योरिटी है 7 इयर्स और वक्फ की ड्यूरेशन भी है 7 इयर्स। एट मेच्योरिटी मनी पेड एट रिडम्पशन गोज टू वक्फ। जो जाहिर सी बात है कि वो लिक्विडेट हो जाएंगे 7 इयर्स के बाद, तो उसकी जो रिडम्पशन प्राइस है वो विल गो टू द वाकिफ। हाउएवर इफ द परमानेंट however if the payment represent income distribution, that part becomes वक्फ रेवेन्यू। लेकिन जब वो मेच्योरिटी है उसके साथ कोई पार्ट जो है वो इनकम का भी है, तो वो जो है वो वक्फ का रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि इनिशियल सकूक इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, एट मेच्योरिटी इशूअर्स पे 1 लाख प्रिंसिपल एंड 500 फाइनल प्रॉफिट। द इन्वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी कि 1 लाख रुपया वाकिफ को जाएगा, जबकि 500 जो है वो 5,000 will go to the beneficiaries because the profit belong to the वक्फ और प्रिंसिपल belong to the वाकिफ। तो ये है इसकी ओवरऑल समरी कि सकूक एंड फंड यूनिट कैन बी यूज्ड एज वक्फ एसेट। वक्फ में भी परपेचुअल और टेम्पररी, जो कि बेसिक रूल है। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेनिफिशियरी। और व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योर, ट्रीटमेंट डिपेंड्स करेगी कि वेदर वक्फ इज ओवर वैल्यू और यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ द वक्फ पीरियड रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी। और उस सूरत में हमने लेंथ की सूरत में 3 सिनेरियो या 3 सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया। देन द नेक्स्ट क्लॉज इज वक्फ डीड। सो ये क्लॉज हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ अ वक्फ मस्ट बी फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड। Definitely in classic fiqh, वक्फ could be created verbally, बट मॉडर्न लीगल सिस्टम हमसे ये रिक्वायर करता है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द वक्फ। देयरफॉर ये जो क्लास है ये इंट्रोड्यूस करती है द कंसेप्ट ऑफ वक्फ डीड। और अ वक्फ डीड क्या होती है? डेफिनेटली एज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट रिकॉर्ड्स क्रिएशन ऑफ द वक्फ,
इट्स कंडीशन, इट्स बेनिफिशरीज, इट्स मैनेजमेंट रूल। तो ये सारी चीजें जो है वो वक्फ डीड के अंदर होंगी। और पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वक्फ क्या होगा? तो टू मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके। नंबर वन, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्ट्स द वर्क फ्रॉम being sold illegally, being misused, being forgotten or disputed. So इसकी एग्जांपल ये है कि if a person verbally says my building is work for a madrasa, later he has may deny it, but if it is documented legally, the work become legally enforceable. सेकंड, इसका जो पर्पज है वो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्रिंगमेंट। यहाँ पे ये है कि वायलेशन ऑफ वर्क राइट्स ना हो। एग्जांपल ये है कि समवन में ट्राई टू क्लेम ओनरशिप ऑफ वर्क प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेनिफिशियरी, मिसयूज ऑफ इनकम। सो जब ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर कोर्ट्स कैन प्रोटेक्ट द वर्क। लीगल ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड ये भी रिक्वायर करता है कि वक्फ टू बी डॉक्यूमेंटेड यूजिंग ऑफिशियल लीगल प्रोसीजर्स ऑफ द कंट्री। एग्जांपल ये है कि रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, नोटराइजेशन डॉक्यूमेंट, कोर्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन विद औकाफ अथॉरिटी। सो डेफिनेटली ये चीज ये इंश्योर करती है कि लीगली रिकग्नाइज्ड एंड इन्फोर्सेबल हो ये वक्फ डीड। कंपोनेंट्स ऑफ वक्फ डीड जो है वो क्या हो सकते हैं? तो स्टैंडर्ड ने लिस्ट दी है द इसेंशियल कंटेंट्स ऑफ द वक्फ डीड। तो एक इसेंशियल आर्ट्स आर मिनिमम, सो ईच कंपोनेंट इंश्योर क्लैरिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। सबसे पहले प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इज डेफिनेटली इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, नॉर्मली इंक्लूड praise of Allah, declaration of charitable intention, background of the work. So the second is purpose of creation. The deed must explain why the work is created, purpose of creation. Example है supporting poor families, funding education, supporting mosque, medical services, family support। ये सारी चीजें जो है इसका पर्पस हो सकती हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि ये डिटरमाइन करते करेगा कि हाउ रेवेन्यूज शुड बी यूज्ड, यानी उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे। थर्ड जो इसका होगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वाकिफ है। द डॉक्यूमेंट मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई द वाकिफ, फाउंडर ऑफ द वक्फ कौन है। इट शुड इंक्लूड नेम, उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, लीगल कैपेसिटी, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाकिफ है। इससे ये इंश्योर होगा द वाकिफ इज द ट्रू ओनर, ही हैज लीगल अथॉरिटी टू डोनेट। एग्जांपल नेशनल आईडी नंबर इसका होगा आइडेंटिटी के तौर पे, पासपोर्ट है, प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट है। और स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एसेट, द वर्क एसेट मस्ट बी क्लियरली डिस्क्राइब। और ये डेफिनेटली इम्बिग्विटी एंड डिस्प्यूट को अवॉइड करता है। इसके अंदर ये है कि रियल एस्टेट की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लॉट नंबर हो सकता है, लोकेशन है, साइज है, टाइटल नंबर है। और इसी तरीके से अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है, तो जैसे सकूक है तो सकूक का सर्टिफिकेट, शेयर्स, कैश अमाउंट, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल ये है कि कमर्शियल बिल्डिंग लोकेटेड एट प्लॉट नंबर 45 से इस्लामाबाद, और क्लैरिटी इंश्योर द एसेट कैन नॉट बी रिप्लेस और मैनिपुलेटेड। फिफ्थ नंबर पे ये है कि एवेन्यूज ऑफ वक्फ डिस्पोजल। तो ये भी हो मेंशन होना चाहिए वक्फ डीड के अंदर कि इसके जो मुसारिफ हैं वो कौन होने चाहिए, यानी इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन है। तो दिस डिफाइन हु रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द वक्फ। एग्जांपल के अंदर पुअर फैमिलीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसी तरीके से बाकी चीजें हैं। तो इनकम क्लॉजेस एग्जांपल के अंदर क्या है कि इनकम कैन बी स्पेंड ऑन स्कॉलरशिप फॉर नीडी स्टूडेंट। और ये डेफिनेटली इंश्योर करता है कि जो वक्फ की इनकम है वो करेक्टली या फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। सिक्स नंबर पे वक्फ डीड के अंदर जो होना चाहिए वो वक्फ की कंडीशन होनी चाहिए। और वाकिफ जो है वो उसके पास ये राइट होता है कि वो इम्पोज कंडीशन गवर्निंग द वक्फ वो कर सकता है। जैसे प्रायोरिटी बेनिफिशरीज कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होनी चाहिए, और रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज क्या है जो वक्फ का एसेट है उसके अंदर। सो एग्जांपल के अंदर ये है कि इनकम shall first support my poor relatives, then charitable causes. तो these condition are binding if they comply with Sharia। तो ये जो वाकिफ की कंडीशन होंगी
वो अगर वाकिफ ने लगाई है और वो कंट्राडिक्ट नहीं कर रही शरिया के पास, तो वो बाइंडिंग होगी, दैट्स मीन उनको फॉलो करना क्या होगा, मैंडेटरी होगा। 7 नंबर पे ये है कि ओवरसियर, जो नाजिर है, वो उसको अपॉइंट करना जो उसको मैनेज करेगा। तो द वक्फ डीड मस्ट स्पेसिफाई द ओवरसियर, मुतवल्ली या इसको नाजिर भी कहते हैं। तो ओवरसियर मैनेज द वक्फ, डेफिनेटली द डीड मस्ट स्पेसिफाई हु द ओवरसियर इज, वो कौन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, हिज ड्यूटीज क्या है और उसकी रेमुनरेशन क्या है। एग्जाम्पल्स के अंदर ड्यूटीज क्या है कि उसकी उसकी ड्यूटीज क्या होंगी कि वो कलेक्टिंग रेवेन्यू करेगा, मेंटेनिंग प्रॉपर्टी करेगा, डिस्ट्रीब्यूट इनकम करेगा। और रेवेन्यू, जो उसकी जो रेमुनरेशन है, वो फिक्स सैलरी भी हो सकती है और परसेंटेज ऑफ वक्फ रेवेन्यू भी हो सकता है। और दिन जो है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए वर्क डीड के अंदर। दिस सेक्शन फॉर्मली कंफर्म द क्रिएशन ऑफ द वर्क। एग्जांपल, आई हियर बाय डिक्लेयर दिस वर्क एज परपेचुअल वर्क, टेम्पररी वर्क। ठीक है, इट लीगली फाइनलाइज द डिक्लेरेशन, डेफिनेटली। और विटनेस जो है, वो विटनेस इंश्योर द डिक्लेरेशन इज ऑथेंटिक, द वाकिफ वॉलंटरली क्रिएट द वर्क। ठीक है, दिस प्रिवेंट डिस्प्यूट और फ्रॉड। So witness typically sign the document. Signature of the Waqif. So the Waqif signature confirm intention, consent, authenticity. So without signature, definitely a document may be legally invalid. And then date of the Waqf, commencement के वक्त start कब से होगा, the deed must specify when the Waqf become effective. पॉसिबल डेट इमीडिएटली भी हो सकती है, फ्यूचर डेट भी हो सकती है, और आफ्टर अ कंडीशन इज फुलफिल भी हो सकती है। तो ये इसके ऊपर जो है वो द वक्फ शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026, ये इस तरह कुछ भी हो सकता है। दिस डिटरमाइन व्हेन रेवेन्यू स्टार्ट बिलोंगिंग टू द वक्फ, व्हेन द ओवरसियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिगिन। सो ये सारी चीजें। तो अगर इस सेक्शन की समरी की हम बात करें, तो दिस सेक्शन रिक्वायर दैट अ वक्फ मस्ट बी फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड थ्रू अ वक्फ डीड using legally recognized procedures. The deed must clearly specify the waqf asset, beneficiaries, conditions, overseer, witness, and the date when the waqf become effective to ensure protection, transparency, and proper administration of the waqf. So this was these all things are discussed in this clause. And then this 2.6 जो है क्लॉज नंबर, वो कंडीशन एंड वक्फ। सो कि किस तरह की कंडीशन जो है वो वक्फ के अंदर लगाई जा सकती हैं। इसको अगर हम देखें तो ये जो सेक्शन है ये हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ द वाकिफ, फाउंडर ऑफ द वक्फ, कैन इम्पोज कंडीशन ऑन द वक्फ एंड व्हेन दोज कंडीशन आर वैलिड और इनवैलिड, यानी किस तरह की कंडीशन जायज है और किस तरह की कंडीशन जायज नहीं है। और फंडामेंटल फिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस सेक्शन जो है वो ये है, द कंडीशन ऑफ द वाकिफ, जैसे अभी हमने बात की, इज बाइंडिंग लाइक अ लीगल टेक्स्ट एज लॉन्ग एज इट इट डज नॉट वायलेट शरिया। तो वो तमाम कंडीशंस लगा सकता है जो कि कंट्राडिक्ट ना कर रही हो शरिया से। मीनिंग द वाकिफ हैज अ वाइड अथॉरिटी टू सेट रूल फॉर हिज वक्फ बट विद इन लिमिट्स, लेकिन लिमिट्स होनी चाहिए, और वो लिमिट क्या है, शरिया। जनरल रूल्स फॉर वक्फ कंडीशन जो है वो क्या है, द वक्फ कैन सेट एनी कंडीशन प्रोवाइडेड दैट मीट्स 3 रिक्वायरमेंट्स। तो 3 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। कंडीशन मस्ट नॉट, नंबर 1, कंट्राडिक्ट शरिया। तो एग्जाम्पल इनवैलिड की क्या है, वक्फ इनकम यूज फॉर गैम्बलिंग, वक्फ यूज फॉर अल्कोहल बिजनेस। सो जो है ये नहीं है। हार्म द वक्फ इटसेल्फ, यानी वो दूसरी जो कंडीशन है, पहली पहली कंडीशन ये है कि कंट्राडिक्ट ना कर रही हो शरिया से। दूसरी ये है कि हार्म द वक्फ इटसेल्फ, वो वक्फ को ही या वक्फ का जो एसेट है उसको ही हार्म ना कर रही हो। एग्जांपल क्या है कि कंडीशन रिक्वायरिंग द प्रॉपर्टी टू रिमेन अनयूज्ड फॉर एवर, कंडीशन दैट प्रिवेंट्स मेंटेनेंस। तो अगर हम आगे देखेंगे, रेवेन्यू से कुछ पार्ट जो है वो मेंटेनेंस के लिए रखना होता है, लेकिन अगर वो उसको प्रिवेंट कर दे या उसको मना कर दे, तो फिर ये कंडीशन जो है वो वैलिड कंडीशन नहीं है। Then the third is the damage the waqf is itself. Sorry, damage the waqf asset. Example, forcing destructive use of property और prevent repairs। तो इस तरह की कोई चीज भी होगी तो ये भी इनवैलिड कंडीशन में आएगी।
बाइंडिंग नेचर ऑफ द कंडीशन, तो इफ द कंडीशन आर वैलिड दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, इवन कोर्ट्स एंड ओवरसियर मस्ट रिस्पेक्ट देम, तो ये बाइंडिंग है जो कि इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू कस्टम, तो कंडीशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू कस्टम ऑफ द टाइम और कस्टम्स ऑफ द प्लेस, यानी उर्फ। एग्जाम्पल क्या है कि इफ द वक्फ से स्पेंड रेवेन्यू ऑन एजुकेशन, तो इंटरप्रिटेशन डिपेंड ऑन लोकल अंडरस्टैंडिंग के स्कॉलरशिप है, स्कूल एक्सपेंसेस हैं, बुक्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और दिस प्रिवेंट जो रिजिड इंटरप्रिटेशन है वो उसके ऊपर नहीं है, बल्कि एक वाइडर जो है वो उसको रूम दिया गया है कि कस्टम के तहत उनकी जो कंडीशन है उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। परमिजिबल कंडीशंस जो है वो स्टैंडर्ड अलाउ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस, कंडीशन वक्त क्या है जी, वक्त वक, वाकिफ ऑफ हिज हियर्स में बेनिफिट, सो ये कंडीशन है वो कहेगी जी द वाकिफ में अलाउ हिमसेल्फ और हिज हियर्स टू बेनिफिट फ्रॉम द वर्क। एग्जाम्पल क्या है कि इनकम ऑफ दिस बिल्डिंग शेल बेनिफिट मी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, और देन आफ्टर माई लाइफ टाइम इट विल go to the charitable, this is called self benefiting work, definitely हमने स्टार्ट में इसकी टाइप्स पढ़ी थी, तो it is permitted। condition 2 है spending on oneself or hers, the work may allow revenue to be used for himself or his hers भी हो सकता है, revenue shall support my children, this is known as family work, वक्फ एली। और condition 3, uh, paying the debts, sorry, paying the waqif debts, the waqif may stipulate that work income may be used to pay my debts, ये कंडीशन भी वो लगा सकता है, दिस इंश्योर क्रेडिटर्स कैन बी पेड, जो उसके क्रेडिटर्स हैं वो वक्फ के रेवेन्यू से वो उसके डेट पे करें। और प्रायोरिटी टू पुअर रिलेटिव्स, दे वाकिफ में क्रिएट प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन रूल। एग्जांपल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस, उसने कहा कि सबसे पहले पुअर रिलेटिव्स के पास जाए, देन चैरिटेबल कॉजेज के पास जाए। तो इसकी एग्जांपल ये है कि इनकम शेल फर्स्ट सपोर्ट पुअर मेंबर ऑफ माय फैमिली, देन general charity, so this is allowed because income, Islam encourage supporting relative definitely first। इनवैलिड कंडीशंस की भी एग्जांपल दी है इस क्लास ने, वो क्या है कि सम कंडीशन आर इनवैलिड वॉइड, a condition become void if it violates sharia, say financing or haram activities, और नंबर टू harms the waqf or preventing use of waqf property or damaging the waqf itself, ऐसी कोई condition। example forcing a building to remain unused until destruction। और चौथी नंबर पे क्योंकि ऐसी condition that cannot be implemented। एग्जाम्पल क्या है कि इम्पॉसिबल कंडीशंस, कोई ऐसी कंडीशन जिसको इम्प्लीमेंट करना ही पॉसिबल ना हो। सो इम्पॉर्टेंट रूल इज इफ अ कंडीशन इज इनवैलिड, द वक्फ रूल्स, द वक्फ रिमेन्स वैलिड। ठीक है ना, तो दो चीजें हैं कि कंडीशन की वजह से पूरे का पूरा जो वक्फ है वो इनवैलिड नहीं होगा, बल्कि दैट्स कंडीशन जो है वो सिर्फ वाइड होगी, जबकि वक्फ जो है वो वैलिड रहेगा, ओनली द कंडीशन बिकम वाइड। एग्जाम्पल क्या है कि नॉन डिसमिसेबल, नो डिसमिसेबल ओवरसियर, यानी आप जो ओवरसियर है उसको रिमूव नहीं कर सकते, द ओवरसियर कैन नेवर बी रिमूव अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये कंडीशन जो है वो दिस इज इनवैलिड बिकॉज इट मे हार्म द वक्फ, इफ द ओवरसियर बिकम करप्ट, तो ये वक्फ के लिए डेफिनेटली हार्म होगी। देयरफॉर कंडीशन इज वाइड, ये कंडीशन तो वाइड है लेकिन जो वक्फ है वो रिमेन वैलिड रहेगा। एग्जाम्पल टू इसकी क्या है कि बेनिफिशरीज पेड बिफोर मेंटेनेंस, अब इस सूरत में भी आप देखेंगे कि जो ये हार्मफुल है किसके लिए, वक्फ के लिए। द कंडीशन इनकम मस्ट ऑलवेज गो टू द बेनिफिशरीज फर्स्ट इवन इफ प्रॉपर्टी नीड रिपेयर्स, दिस इज इनवैलिड बिकॉज मेंटेनेंस मस्ट कम फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द वक्फ एसेट, दस कंडीशन इज वाइड, लेकिन वक्फ जो है वो रिमेन वैलिड रहेगा। कंडीशन ऑन हाउ बेनिफिशरीज यूज वक्फ, the Waqif can control how beneficiaries use the Waqf benefits. Example, this house must be used for student accommodation. So such condition must be followed चूंकि binding होती है। Beneficiary may use through third parties. Normally the beneficiaries may use property themselves, lease it, allow others to benefit, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अ स्टूडेंट बेनिफिशियरी में रेंट द वर्क अपार्टमेंट, तो ये थ्रू यूज थ्रू थर्ड पार्टीज के वो जो रेंट आउट करेंगे वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा
तो वो उनको जाएगा। एक्सेप्शन क्या है जी? इफ द वाकिफ सेज ओनली द बेनिफिशरीज में पर्सनली यूज द प्रॉपर्टी, तो देन लीजिंग इज नॉट अलाउड, तो इस सूरत में थर्ड पार्टी का यूज नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, नॉर्मल केसेस में हो सकता है। राइट टू अमेंड वक्फ कंडीशंस, द वाकिफ में रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई वक्फ कंडीशन। तो उसके उसकी एग्जांपल क्या है कि I reserve the right to modify the beneficiaries. However, this right is definitely limited. The Waqf cannot change anything that destroy the essence of Waqf. कोई ऐसी कंडीशन लगा दे कि जो कि वक्फ का जो एसेंस है उसको ये खत्म कर दे, तो ऐसी ऐसी अमेंडमेंट वो नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या है? अलाउड चेंजेस मॉडिफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेजेस, नॉट अलाउड चेंजेस कि कैंसलिंग द वक्फ इंटायरली, तो ये वो अमेंडमेंट इस तरह की नहीं कर सकता। की कंसेप्ट ऑफ दिस सेक्शन हमने जो पढ़ी वो क्या है? दिस सेक्शन बैलेंसेस टू प्रिंसिपल। नंबर वन, अथॉरिटी ऑफ द वाकिफ, द वाकिफ हैज स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज वक्फ। और दूसरे नंबर पे क्या है कि जी प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ, कंडीशन कैन नॉट हार्म शरिया रूल, वक्फ एसेट और वक्फ पर्पस को। अगर हम इस सेक्शन की समरी की बात करें तो द वाकिफ में पोज कंडीशन गवर्निंग द वक्फ एज लॉन्ग एज दे डू नॉट वायलेट शरिया, हार्म द वक्फ और डैमेज इट एसेट्स। तो तीन तरह की कैटेगरी है, जबकि वैलिड कंडीशन मस्ट बी फॉलोड व्हाइल इनवैलिड कंडीशन आर वाइड बट डू नॉट इनवैलिडेट द वक्फ इटसेल्फ। वक्फ वैलिड रहेगा, दैट कंडीशन विल बिकम इनवैलिड। और द वाकिफ में आल्सो डिटरमाइन बेनिफिशरीज, priority of distribution, method of benefit, and even reserve the right to amend the Waqf condition provided the essence of the Waqf remains intact. So, then the third one is uh, uh, section 3, Waqf overseership, Nazara या Nazira. The overseer, Nazir, is a person who take up the duty of the waqf supervision and management। तो जिस जो उसकी सुपरविजन और मैनेजमेंट को देख रहा होगा वो इसका ओवरसियर कहलाएगा। और ये हमें ये क्लॉज डेफिनेटली ये एक्सप्लेन करती है कि वक्फ को मैनेज कौन करेगा और सुपरवाइज कौन करेगा। द वक्फ गवर्नेंस, जो 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 वक्फ का जो गवर्नेंस है, दिस पर्सन इज कॉल्ड ओवरसियर। or without a overseer definitely a work cannot function properly because someone must manage the asset, the revenue, the beneficiary, कोई तो होना चाहिए। so the meaning of overseership, so overseership के जो मतलब है वो ये है कि supervision, administration and management of the work। it refers to the institutional governance structure of the work। The person responsible for this role is called nazir। हु इज द ओवरसियर, ये कौन हो सकता है? द नाजिर इज द मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्क। हिज रोल इज सिमिलर टू अ ट्रस्टी, अ फंड मैनेजर और अ प्रॉपर्टी मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वर्क। ही इंश्योर्स द वर्क ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द वाकिफ कंडीशंस, जो हमने डीड के अंदर बात की थी कि वाकिफ की कंडीशन, तो उसके मुताबिक ये उसको ऑपरेट करेगा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओवरसियर क्या हो सकती है? द स्टैंडर्ड लिस्ट 5 की फंक्शंस, इस क्लास के अंदर उन्होंने 5 की फंक्शन हमें बताए हैं। नंबर वन, सुपरविजन ऑफ द वर्क, द ओवरसियर सुपरवाइज ऑल वर्क ऑपरेशंस। एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि इंश्योर द वर्क एसेट इज यूज्ड करेक्टली, मॉनिटरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट ऑफ द वर्क सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे जो था सुपरविजन थी, देन द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, द ओवरसियर एडमिनिस्ट्रेट द वर्क, एग्जांपल लीजिंग वर्क प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग वर्क फंड, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, so that this is the management। number third is development of the work resources, the overseer should try to increase the beneficiary benefits of the work, यानी डेवलपमेंट, वो जहां तक मुमकिन हो तो उसके जो बेनिफिट है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एग्जांपल क्या है कि डेवलपिंग वर्क लैंड है, इम्प्रूविंग रेंटल इनकम है, इन्वेस्टिंग आइडल फंड्स है। तो एग्जांपल टर्निंग अनयूज वर्क लैंड इनटू कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल, so this is a development। Then the third one is protection of work asset. The overseer must protect the property, example, preventing illegal use, preventing misuse, ensuring maintenance। तो इसकी एग्जांपल क्या है? रिपेयरिंग अ वर्क बिल्डिंग बिफोर
deterioration. Or then the fifth one is distribution of Waqf revenues. The overseer must distribute income according to the Waqf instructions. Example क्या है? If the Waqf stipulates 50% for education, 50% for poor families, the overseer must follow that rule exactly, जो कि वो binding है. हु कैन बी एन ओवरसियर, ये कौन हो सकता है? और स्टैनफोर्ड ने हमें ये भी बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरसियर. उन्होंने कहा कि ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, द वाकिफ हिमसेल्फ भी ओवरसियर हो सकता है, उसका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, और कोई भी ट्रस्टेड पर्सन भी हो सकता है. अ ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, जैसे कोई बोर्ड बना दिया जाए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, फैमिली कमेटी बन सकती है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं. और एन इंस्टीट्यूशन, एन एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी भी हो सकती है. एग्जाम्पल औकाफ अथॉरिटी है, इस्लामिक बैंक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी हो सकती है. a government body, example ministry of Awqaf है. This flexible allows modern institutional management. So जो है इसके चार जो है वो लोग ओवरसियर हो सकते हैं, और चारों के चारों यहाँ पे एग्जाम्पल दिए. डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज. द ओवरसियर डज नॉट हैव टू डू एवरीथिंग पर्सनली. तो अब ये है कि जो ओवरसियर है वो सारे काम खुद करेगा या डेलीगेट भी कर सकता है. तो ही में अपॉइंट मैनेजर्स, अपॉइंट अकाउंटेंट, hire property manager. Example, an OCAF authority may appoint property management company, financial manager वो appoint कर सकते हैं. So the other name of the overseer, so the standard mention that overseer may also be called mutawalli. This is a classical Islamic term है for the Waqf administration. फिर उन्होंने कहा है कि आप इसको अल अमीन भी कह सकते हैं, ट्रस्टी भी कह सकते हैं, मीनिंग अ ट्रस्टवर्दी गार्डियन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग वक्फ एसेट. अदर टाइटल जो है वो कह रहे हैं इसके अलावा भी आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री या लीगल सिस्टम, जैसे ट्रस्टी, कस्टोडियन, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, ऑल रेफर टू द सेम फंक्शनल रोल. यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं. Why the overseer is critical? So definitely with an overseer जो है वक्त asset may deteriorate, be misused, fail to generate income. So historically many वक्त collapse because no effective overseer exists. Therefore this standard emphasize clear management responsibility के वक्त होना चाहिए, उसका overseer होना चाहिए. Example of वक्त governance. So suppose someone create वक्त एसेट जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग है, पर्पस है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट. द ओवरसीयर्स ने क्या ड्यूटी देनी है जी? उसका रेंट जो है वो अपार्टमेंट्स उनको रेंट आउट पे करे, देन कलेक्ट रेंट करे, और फिर उनकी जो मेंटेन द बिल्डिंग, उनकी मेंटेनेंस को देखे, पे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करे, और डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग इनकम टू द स्टूडेंट. सो अगर इस क्लास का हम की गवर्नेंस प्रिंसिपल देखें, तो ये जो ओवरसियर है ये एक्ट एज अ फिड्यूशरी. फिड्यूशरी क्या है कि जब आप दूसरों के एसेट को मैनेज करते हैं, तो दैट इज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी. सो दिस इज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी. ही मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वर्क, नॉट पर्सनल इंटरेस्ट. तो बेनिफिशियरी फिड्यूशरी के लिए ये होता है कि वो जिसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट में. दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन. ये स्टैंडर्ड में बाद में ये फिड्यूशरी के ऊपर भी क्लास है स्टैंडर्ड के अंदर. सो द समरी क्या है कि जी ओवरसीयर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन, मैनेजिंग, प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग द वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द स्टिपुलेशन ऑफ द वाकिफ. जो स्टिपुलेशन जो जो शराइत वाकिफ की हैं. द ओवरसीयर में भी एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कमेटी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, एंड मे आल्सो बी रेफर्ड एज मुतवल्ली और ट्रस्टी. सो इसके नाम के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इसका टाइटल है. देन द नेक्स्ट क्लॉज इज अपॉइंटिंग द ओवरसीयर. सो जो है ये हमें ये करता है कि ये क्लास हमें ये बताती है कि हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द वक्फ ओवरसीयर. इसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सो इट एस्टेब्लिश द गवर्नेंस हिरार्की फॉर अपॉइंटिंग द वक्फ मैनेजर.
फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, दिस स्टैंडर्ड जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ओवरसियर एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। ये इसके जो होने का मकसद ये है कि वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, वक्फ के। तो द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग ओवरसियर इज नॉट टू बेनिफिट अ पर्सन, जो पर्सन जिसको ओवरसियर लगाया जा रहा है उसको बेनिफिट पहुंचाना मकसद नहीं है, बट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज द वक्फ प्रॉपर्टी। असल जो है वो उसको करना है, उस जो ओवरसियर है उसको नवाजना नहीं है। देयरफॉर द अपॉइंटमेंट मस्ट ऑलवेज एम एट प्रोटेक्टिंग वक्फ एसेट, then ensuring correct distribution of the revenues, maintain stability of the वक्फ। तो इस तरह के पर्पस होने चाहिए। Primary right to appoint the overseer, the default rule is the waqif has the right to appoint the overseer. The waqif may appoint himself, family member, trustee, an institution, a committee। तो इनमें से जो पांच हमने ऊपर बात की थी उनमें से किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। एग्जाम्पल, a person creating waqf may state, my son Ahmed shall be the overseer of this work. This appointment become binding. Compliance with national laws. So, even though the Waqif has a right to appoint the overseer, the appointment must comply with laws, regulations, और इसी तरीके से औकाफ अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उसके जो है उसको करना चाहिए। इन सम कंट्रीज वक्फ में बी रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ, गवर्नमेंट अप्रूवल में बी रिक्वायर्ड। therefore the वाकिफ राइट इज सब्जेक्ट टू लीगल फ्रेमवर्क। अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क है तो वो उसको फॉलो डेफिनेटली करेगा। इफ द वाकिफ डज नॉट अपॉइंट एन ओवरसियर, तो अगर वाकिफ जो है जिसके पास बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी अथॉरिटी थी उसने नहीं किया अपॉइंट, तो देन क्या होगा, सम टाइम द वाकिफ मे फॉरगेट टू अपॉइंट द नाजिम, इंटेंशनली लीव इट अनस्पेसिफाइड, और डाई बिफोर अपॉइंटिंग वन। तो देन क्या होगा, द रेलेवेंट अथॉरिटी अपॉइंट द ओवरसियर। तो एग्जांपल ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी है औकाफ मिनिस्ट्री है, इस्लामिक कोर्ट है, वक्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है। तो ये जो है ये करती है कि दिस इंश्योर दैट वक्फ डज नॉट रिमेन अनमैनेज। तो सबसे पहले कौन इसको करेगा जी, वाकिफ करेगा, और देन ये अथॉरिटीज जो है वो कर सकती हैं। तो समरी क्या है, the right to appoint the waqf overseers primarily belong to the waqif, provided the appointment complies with the laws and regulation of the country. If the Waqif does not appoint an overseer, the relevant authority must appoint one to protect the manage to protect and manage the Waqf. तो ये इसकी समरी थी। Then 3/3 restrictions to overseership। तो उसके ऊपर restrictions क्या हैं। सो दिस क्लास जो है ये हमें एक्सप्लेन ये करती है द लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द वक्फ ओवरसीयरशिप। even though the overseer manage the waqf, his authority is not absolute. He must follow a hierarchy of rule। जहाँ पे ये है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल ये है कि शरिया रूल्स। The highest authority governing Waqf management is Sharia. This means the overseer must ensure that all Waqf activities complied with Islamic law. Example क्या है, the overseer cannot invest Waqf money in interest-based bonds, use Waqf property for gambling business, lease Waqf property for prohibited activities. Even if the Waqif allowed such actions, Sharia rules override the Waqif's condition. Therefore, Sharia compliance comes first। तो सेकंड लेवल ऑफ कंट्रोल जो है वो कंडीशंस ऑफ द वाकिफ हैं। आफ्टर शरिया रूल द ओवरसियर मस्ट फॉलो द कंडीशन सेट बाय द वाकिफ। दीज कंडीशन आर डिस्कस अर्लियर, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल कंडीशन में इंक्लूड स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज, परमिटेड यूज ऑफ वक्फ एसेट। सो एग्जांपल क्या है, इफ द वाकिफ स्टेट इनकम मस्ट सपोर्ट ऑर्फन एजुकेशन, the overseer cannot redirect fund to mass construction or hospital. He must follow the exact instruction of the waqif। then limitation on waqif conditions, तो ये भी हम देख चुके थे कि however the waqif condition are not absolute, he must specify two requirement। the condition must not contradict sharia, harm the waqf or its interest। so ये भी है। then determining the interest of the waqf, क्लॉज, ये क्लॉज जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करती है इंपॉर्टेंट गवर्नेंस रूल। वो क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। तो ओवरसीयर मस्ट ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। ये जो फिड्यूशरी कैपेसिटी की बात थी, तो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। देन रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल,
So the overseer want to take actions affecting Waqif condition. He may need approval from अगर वाकिफ से वो अप्रूवल लेगा अगर वो जिंदा है, और फिर रेलेवेंट अथॉरिटी से लेगा अगर वाकिफ जिंदा नहीं है. दिस इंश्योर द ओवरसीयर कैन नॉट यूनिलैटरली ओवरराइड, वाकिफ कंडीशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी. सो द गवर्नेंस हायरार्की क्या है? दिस क्लॉज एस्टेब्लिश द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी हायरार्की एंड वक्फ मैनेजमेंट. सबसे पहले शरिया रूल है, देन वाकिफ कंडीशन है, देन इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ है, विद अप्रूवल इफ नीडेड. तो जैसे हमने हायरार्की की बात की प्रिंसिपल ऑफ दिस क्लॉज जो था वो क्या था कि रिफ्लेक्ट ऑफ फंडामेंटल फिक रूल क्या है? वक्त मैनेजमेंट मस्ट बैलेंस थ्री एलिमेंट्स: शरिया कंप्लायंस, वाकिफ कंडीशन और प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ इंटरेस्ट, यानी उसके बेस्ट इंटरेस्ट में वो काम करे. समरी क्या है? द अथॉरिटी ऑफ द वक्फ ओवरसियर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय हायरार्की ऑफ रूल. फर्स्ट द रूलिंग ऑफ शरिया, then the conditions stipulated by the waqif, provided these conditions do not contradict with the sharia or harm the interest of the waqf, and any deviation required the approval of the waqif or relevant authorities. देन 3 4 इंडिपेंडेंस ऑफ वक्फ. सो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि इंपॉर्टेंट गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड वक्फ मैनेजमेंट. सो वो क्या है कि वक्फ मस्ट रिमेन फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट. Historically and legally, Waqf property is not government property. It is separate charitable entity dedicated to Allah. जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि जब आप वक्फ करते हैं तो इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है टुवर्ड्स अल्लाह. देयरफॉर द एसेट एंड रेवेन्यू मस्ट मैनेज सेपरेटली फ्रॉम गवर्नमेंट फंड. तो ये गवर्नमेंट फंड के साथ नहीं मैनेज होने चाहिए बल्कि सेपरेटली होने चाहिए. इंडिपेंडेंस फ्रॉम पब्लिक ट्रेजरी. तो वक्त मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम पब्लिक ट्रेजरी. फ्रॉम पब्लिक ट्रेजरी रेफर टू गवर्नमेंट जो बजट्स हैं, स्टेट फंड्स हैं, पब्लिक फाइनेंस रिसोर्सेज हैं. सो इनसे वो अलहदा हो. देयरफॉर द फंड मस्ट नॉट बी मिक्स विद गवर्नमेंट फंड. सो दिस इंडिपेंडेंस मस्ट एग्जिस्ट इन थ्री एरियाज. नंबर वन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द मैनेजमेंट डिसीजन. इससे वो द वर्क मैनेजमेंट, the management of the work should be separate from government departments, general public administration. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेफिनेटली रेफरेंस किसको करती है जी? मैनेजमेंट डिसीजन को. द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क शुड बी सेपरेट फ्रॉम, हमने बात की कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वो सेपरेट होनी चाहिए. इसकी जो एग्जांपल है, वक्फ हॉस्पिटल शुड बी administered by वक्फ मैनेजमेंट और औकाफ अथॉरिटी. वक्फ मैनेजमेंट दैट्स मीन ओवरसियर. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो ये उसके तहत इसको नहीं करना चाहिए. देन इसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए. वक्फ मस्ट रिमेन फाइनेंशियली सेपरेट. इसका मतलब क्या है जी? वक्फ इनकम कैन नॉट बी एडेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यूज. गवर्नमेंट कैन नॉट यूज वक्फ मनी फॉर अनरिलेटेड स्टेट प्रोजेक्ट्स. एग्जाम्पल, if a waqf generates 1 million revenue income, the government cannot use it for roads or defense spending. Instead, it must be used according to the वाकिफ instructions, या जो वक्फ के beneficiaries हैं उनके ऊपर ही होंगी. अकाउंटिंग इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए इसकी. द वक्फ मेंटेन्स सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसके होने चाहिए. दैट मीन्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट अकाउंट्स, सेपरेट रिपोर्टिंग. एग्जांपल क्या है? वक्फ इनकम स्टेटमेंट, वक्फ एसेट रजिस्टर्ड, वक्फ एक्सपेंस रिपोर्ट. सो ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वक्फ रेवेन्यूज. The revenue of the work must be distributed only according to the purpose defined in the work deed. Example, if the work deed state के income shall support orphan education, then the overseer must use revenue only for that purpose. This cannot redirect fund to government program, unrelated charities के ऊपर नहीं जा सकती. इसी तरीके से यूज ऑफ रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जो स्टैंडर्ड अलाउ करता है द यूज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज करने का, वो अलाउ करता है. हाउएवर
दीज मस्ट नॉट कंट्राडिक्ट शरिया, ये कंट्राडिक्ट शरिया नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, फाइनेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस क्या है? काउंटिंग मेथड इन्वॉल्व इंटरेस्ट बेस्ड इनकम, रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड अर्निंग्स, तो ये नहीं है। दस अकाउंटिंग मस्ट स्पेसिफाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड शरिया कंप्लायंस। सो जो इसकी अकाउंटिंग है वो क्या सेटिस्फाई करे? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को और शरिया कंप्लायंस को। तो शरिया कंप्लायंस अगेन यहाँ पे उसको देखा। तो रोल ऑफ द स्टेट क्या होगा? इवन दो द वक्फ इज इंडिपेंडेंट, द स्टेट स्टिल हैज एन इंडिपेंडेंट सॉरी उसके पास फिर भी एक इम्पॉर्टेंट सुपरवाइजरी रोल है। वो क्या है? द गवर्नमेंट में रेगुलेट वक्फ इंस्टीट्यूशंस, वो उनको रेगुलेट कर सकती है। प्रोटेक्ट वक्फ प्रॉपर्टी, प्रिवेंट मिस यूज, अपॉइंट ओवरसियर एज व्हेन नेसेसरी, जब किसी और ने अपॉइंट ना किया हो तो ये कर सकती है। एग्जाम्पल, वकाफ मिनिस्ट्रीज ऑफन सुपरवाइज वक्फ प्रॉपर्टीज, इंश्योर लीगल प्रोटेक्शन। सो thus the state act as a guardian and regulator, not the owner। तो सो अगर हम देखें कि बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड सुपरविजन, दिस क्लास क्रिएट अ बैलेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इसने बताया कि ओवरसियरशिप वो किसको है? डेडिकेटेड टू अल्लाह है, वक्फ है, ठीक है। और मैनेजमेंट किसके पास है जी? ओवरसियर के पास है, और वक्फ इंस्टीट्यूशंस के पास है। ओवरसियर जो है वो सुपरविजन स्टेट अथॉरिटी कर सकती हैं, यूज ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू वक्फ जो वाकफ की कंडीशन के मुताबिक होगा। की गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो ये हुआ है कि दिस रूल प्रोटेक्ट्स वक्फ फ्रॉम टू मेजर रिस्क, गवर्नमेंट मिस यूज और वक्फ मिस यूज ऑफ वक्फ फंड गवर्नमेंट ना करे, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ना हो। बाय इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस द स्टैंडर्ड रिजर्व्स, वक्फ सस्टेन रहे, सस्टेनेबिलिटी, डोनर ट्रस्ट रहे, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। सो इस क्लॉज की अगर हम समरी की बात करें तो वक्फ इंस्टीट्यूशंस मस्ट रिमेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से वो इंडिपेंडेंट रहे, फाइनेंशियली और इसी तरीके से अकाउंटिंग वाइज वो क्या रहे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम पब्लिक ट्रेजरी फंड्स, इनसे वो इंडिपेंडेंट रहे। देयर रेवेन्यू मस्ट बी यूज्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द वाकिफ स्पेसिफाइड पर्पस अंडर रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग practices जो कि consistent हो with Sharia, while the state remain a supervisory role in protecting and regulating works. Then the clause, the next one is eligibility criteria of overseership। ओवरसियर, तो ओवरसियर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इस क्लास ने एक्सप्लेन किया है हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ वक्फ ओवरसियर एंड व्हाई शरिया रिक्वायर्ड दीज क्वालिफिकेशन। तो ये जो बेसिस के अंदर यहाँ पे ये जो डिफरेंट कलर है, दिस आर फ्रॉम बेसिस, शरिया बेसिस। तो स्टैंडर्ड 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया है। नंबर 1, उसके पास मॉरल प्रॉपर्टी, नंबर 2 सैनिटी, नंबर 3 साउंड जजमेंट डिस्क्रिशन, और नंबर 4 कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी। तो ये चार जो है वो जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन द शरिया बेसिस एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दीज कंडीशन। तो शरिया बेसिस फॉर दीज रिक्वायरमेंट ये है कि ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि ओनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ओवरसियरशिप। जो ओवरसियरशिप की हम बात कर रहे हैं कि ओवरसियर कौन हो सकता है? ओवरसियरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गार्डियनशिप ओवर अ थर्ड पार्टी। सो इसका मतलब क्या है? द ओवरसियर is not managing his own property, his management he is managing property belong to जो कि वक्फ की है, और बेनिफिशरीज के लिए है उसकी जो, और चैरिटेबल पर्पस के लिए है। दस द ओवरसियर इज एक्टिंग लाइक अ गार्डियन, वली कस्टोडियन के तौर पे करता है। और कंपैरिजन विद अदर इस्लामिक रूल्स ये शरिया बेसिस के अंदर किया गया। बिकॉज ओवरसियर एक्ट एज अ गार्डियन, शरिया अप्लाइज द सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अदर फिड्यूशरी रोल्स सच एज अमीन, कस्टोडियन, गार्डियन ऑफ एन ऑर्फन वली, प्रोटेक्टर ऑफ इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी। तो ये उसके लिए है। इन ऑल दीज केसेस इस्लामिक रिक्वायर्ड द पर्सन क्या होना चाहिए? वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और केपेबल ऑफ मैनेजिंग प्रॉपर्टी,
वो उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकते। देयरफॉर द सेम कंडीशन अप्लाई टू वर्क ओवरसीयर्स के लिए भी यही कंडीशन है। सो अगर हम देखें कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले है अदाला, ठीक है ना, मॉरल प्रॉपर्टी। तो मीनिंग इंटेग्रिटी एंड अपराइट मॉरल करेक्टर इसके अंदर होना चाहिए। तो ओवरसियर मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, हॉनेस्ट और एथिकली रिलायबल। दूसरे नंबर पे अक्ल, सैनिटी, मीनिंग द ओवरसियर मस्ट बी मेंटली कॉम्पिटेंट, वो होना चाहिए। अच्छा, मेंटली कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो। इसके बाद ही मस्ट बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी वो मेंटली होगा देन देन मेकिंग डिसीजंस और मैनेजिंग रिसोर्सेज, ये सारी चीजें। और वाई इट इज रिक्वायर्ड, तो डेफिनेटली वर्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओवरसाइट। पर्सन lacking mental capacity cannot properly discharge this duty definitely. Then discretion, sound judgment, रुश्द। सो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल मेच्योरिटी एंड साउंड डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट द पर्सन मैनेज वेल रिस्पॉन्सिबली और अवॉइड रेकलेस फाइनेंशियल डिसीजन। तो ये क्यों है कि वर्क प्रॉपर्टी ऑफन इंक्लूड रियल एस्टेट, कमर्शियल एसेट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सो पुअर फाइनेंशियल जजमेंट जो है वो मे कॉज लॉस ऑफ वर्क एसेट और डिक्लाइन इन रेवेन्यू। देन द फोर्थ वन इज कॉम्पिटेंस, मीनिंग यहाँ पे के कैपेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एबिलिटी। द ओवरसियर मस्ट possess sufficient management skill, administrative capability, knowledge relevant to work governance। सो उसके पास ये होना चाहिए। सो ये क्यों चाहिए? इवन एन हॉनेस्ट पर्सन में हार्म द वर्क इफ ही लैक कॉम्पिटेंस। तो सिर्फ हॉनेस्टी डेफिनेटली नहीं चलती अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इनएबिलिटी टू मैनेज टेनेंट्स, पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वीक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसके पास होगी। सो देयर फोर जो शरिया जो है वो क्या करता है कि प्रैक्टिकली वो उसके अंदर कैपेबिलिटी भी हो। एप्लीकेबिलिटी टू इंडिविजुअल एंड बोर्ड्स, तो श्रेया स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि these criteria apply whether the overseer is an individual overseer हो, a board of overseership हो, तो उस सूरत में होगा। if a board is appointed, its member should collectively possess these qualification, तो then उनके पास ये qualification होनी चाहिए। So the general logic behind these condition, the underlying principle is protection of interested property, यानी जो बेस्ट इंटरेस्ट है वक्फ के लिए, तो वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। सिंस वर्क एसेट आर डेडिकेटेड टू अल्लाह एंड मेंट फॉर बेनिफिशियरी, दे मस्ट बी मैनेज बाय पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी, मेंटली साउंड, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर हो वो। दिस इंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द वक्फ सिस्टम। अगर हम इस सेक्शन की समरी की बात करें तो ओवरसियर ऑफ अ वक्फ मस्ट पोजेस मॉरल इंटेग्रिटी, mental soundness, financial discretion, and managerial competence. The Sharia basis for these requirements is that overseership is form of guardianship over the interest of other, similar to the role of custodian or protector interested with managing property on behalf of the beneficiaries। तो ये इसलिए है ताकि जो वक्फ है वक्फ के बेस्ट इंटरेस्ट में ये चीजें हो रही हो। देन ड्यूटीज ऑफ ओवरसियर। सो ओवरसियर्स की जो ड्यूटीज हैं वो क्या है? सो ये एक्सप्लेन हमें ये करता है कि द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वक्फ ओवरसियर, उसकी जो ओवरसियर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दीज ड्यूटीज इंश्योर दैट द वक्फ इज प्रॉपरली मैनेज हो, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिस्क रहे, फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंट रहे, यूज्ड अकॉर्डिंग टू वर्क वाकिफ इंटेंशंस, जो उसकी कंडीशन है उसके मुताबिक वो यूज हो। नंबर वन, अब क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाकिफ कंडीशन। तो पहले नंबर पे वो क्या करेगा जी? वाकिफ की जो कंडीशन है उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। देन द सेकंड वन इज मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट।
सो जो वक्फ है उसकी वो मैनेजमेंट भी करे, मेंटेनेंस करे, डेवलपमेंट करे, और जो उसकी जो वक्फ है उसको इन्वेस्ट करे, उसकी इन्वेस्टमेंट अगर वो कैश में है या इस तरीके से है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो कि इजी हैं, एक्सप्लेन हुई हुई हैं, तो मैं इसको दोबारा पढ़ नहीं रहा। देन द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ एसेट। तो वो ऐसे काम जरूर कर रहा होगा कि वो जो मॉडर्न प्रोटेक्शन के मेथड है उनको यूज करे, प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ एसेट के, उसको डिस्ट्रक्शन से। तो इसमें एग्जांपल यही है, इंश्योरेंस है, तकाफुल जिसको कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जब स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात है तो ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे। देन द लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वक्फ, वो लीगल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी वक्फ की लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो वो उसको वो करे, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। देन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, डिस्ट्रीब्यूट्स रेवेन्यू वो करेगा। देन कंप्लायंस विद द सब्स्टिट्यूशन रूल्स, तो सब्स्टिट्यूशन रूल यानी अगर उस एसिड को रिप्लेस करना पड़ रहा है तो वो उसके साथ जो कंडीशन है उसको कंप्लायंस करके सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये आगे सब्स्टिट्यूशन की क्लास आएगी, इस्तिबदाल, तो ये आगे आएगा। देन प्रिपरेशन ऑफ वक्फ अकाउंट्स, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो वक्फ के जो अकाउंट्स हैं उसको प्रिपेयर करे। सो अगर हम इस क्लॉज की समरी की बात करें तो ओवरसियर ऑफ अ वक्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वक्फ वाकिफ कंडीशन, सबसे पहले वाकिफ की कंडीशंस को, देन मैनेजिंग एंड डेवलपिंग द वक्फ एसेट, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अप्रोप्रिएट थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर्स जैसे कि तकाफल था, रिप्रेजेंटिंग द वक्फ लीगली, collecting and distributing its revenue, complying with substitution rules, and maintaining separate financial account in accordance with recognized accounting principles. So this section. So अब यह है कि पावर ऑफ ओवरसीयर्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद उसकी पावर्स क्या हैं। सो कि उसके पास व्हाट अथॉरिटी द ओवरसियर एक्चुअली है, उसकी पावर्स क्या है। हमने इससे पहले देखा कि उसकी ड्यूटीज, और अब जो है वो पावर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो दिस सेक्शन किस चीज का जवाब दे रहा है कि व्हाट डिसीजन इज द ओवरसियर अलाउड टू मेक, उसकी अथॉरिटी क्या है। नंबर वन, इस्टेब्लिश मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो वो वक्फ को मैनेज कैसे करना है उसका एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बना सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। टू डिजाइन द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द वक्फ, जैसे हाउ द वक्फ विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड, हाउ इट्स प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड, हाउ इट्स रेवेन्यू विल बी मैनेज। सो ये सारी चीजें वो कर सकता है। देन इस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पावर टू, द ओवरसीयर्स में क्रिएट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और ऑपरेशनल मैनुअल्स, दीज आर गवर्नेंस टूल यूज टू रन द वक्फ प्रॉपर्टी। तो उस वो वक्फ की प्रॉपर्टी को रन करने के लिए ये सारी चीजें वो कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। देन assess need for needs of beneficiaries. So assess needs of beneficiaries. The overseers must understand the need of the beneficiaries. Beneficiaries are called definitely avenues of disposal. Example है poor person, student, hospital. The overseers may assess how funds should be distributed, what priorities exist, what level of support is needed. But he must not violate the वाकिफ की कंडीशन को वो वायलेट नहीं कर सकता। जैसे अगर वक्फ ने कहा वक्फ मस्ट सपोर्ट एजुकेशन, द ओवरसियर कैन नॉट रीडायरेक्ट फंड टू, उसके अलावा वो नहीं कर सकता। देन delegation of authorities, the overseer may delegate some of his power. Delegation mean definitely assigning certain tasks to others. तो ये कुछ भी जो है कुछ अपनी ड्यूटीज को वो डेलीगेट भी कर सकता है। the overseer cannot personally manage everything, वो हर चीज को तो मैनेज नहीं कर सकता, therefore he may delegate responsibility. However, ये इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल रिमेन विद द ओवरसियर, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास रहेगी। देन पॉइंट नंबर उसकी जो पांचवा उसके पास राइट है वो क्या है, फिड्यूशरी कैपेसिटी ऑफ द ओवरसियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेटली कंसेप्ट ऑफ वक्फ गवर्नेंस क्या है कि ओवरसियर होल्ड वक्फ एसेट एंड फिड्यूशरी कैपेसिटी, मीनिंग ही इज अ ट्रस्टी नॉट एन ओनर, he managed the work on behalf of other, so those
अदर इंक्लूड जो कि बेनिफिशरीज हैं, चैरिटेबल कॉजेज हैं, द पर्पस डिफाइंड बाय द वाकिफ है, तो वो उसको कर रहा है। तो फिड्यूशरी क्या है? फिड्यूशरी इज अ पर्सन हु holds property and trust, must act in the best interest of other, must avoid misuse of the authority. So liability of the overseer क्या है? The standard provide an important rule. The overseer is not automatically liable for losses. तो इसकी liability losses के लिए नहीं है, चूंकि ये fiduciary capacity में कर रहा है. He liable losses only misconduct, negligence, वायलेशन ऑफ वाकिफ कंडीशंस। तो जो हम देखते हैं मुदारबा या दूसरी मुशारका वगैरह में कि आप जो है वो जो लॉस जो है, जैसे मुदारबा में कि वो किसका होगा? रब्बल माल का होगा, चूंकि रब्बल माल इज द ओनर। यहाँ पे भी वही है कि ये जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, तो यहाँ पे भी मिसकंडक्ट, नेग्लिजेंस, और मुदारबा में क्या था? ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पे भी वायलेशन ऑफ वाकिफ कंडीशंस को अगर वो ब्रीच करेगा, तो इस सूरत में जो लॉस होगा वो बियर करेगा, अदरवाइज लॉस किसका होगा? वक्फ का होगा। एग्जाम्पल भी नेग्लिजेंस की हैं। तो शरिया रूल, शरिया बेसिस फॉर दिस रूल क्या है? द शरिया बेसिस एक्सप्लेन व्हाई द ओवरसीयर इज ट्रीटेड एज अ ट्रस्टी। द रीजन बिहाइंड इट बेस्ड ऑन एनालॉजी विद एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चैरिटी, सदका, कस्टोडियन, एजेंट और ट्रस्टीज मैनेजिंग इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी। तो ये सारी इसकी बेसिस हैं। अगर हम इस क्लास की समरी की बात करें, द ओवरसियर हैज द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, create policies, assess beneficiary needs, delegate tasks for the proper administration of the work. However, he holds the work asset in a fiduciary trustee capacity and is liable only in the case of misconduct, negligence, or violation of the Waqif stipulation. This rule is based on the Sharia principle that administrate of charitable asset act as a trustee, trustees responsible for safeguarding interested property. 3/8 इज प्रोहिबिटेड एक्ट्स ऑफ ओवरसीयर। तो वो कौन से ऐसे काम हैं जो जो उसके लिए प्रोहिबिटेड है, वो नहीं कर सकता। सो व्हाट द ओवरसीयर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग। सो वो किन कामों को कर सकता है? तो फर्स्ट प्रोहिबिशन इज वायलेटिंग शरिया और वाकिफ कंडीशंस। वो वाकिफ की कंडीशंस को या शरिया की कंडीशंस को वायलेट नहीं कर सकता। नंबर टू, प्रोहिबिशन क्या है? कि वो मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस वो नहीं कर सकता, और डेफिनेटली उसकी वजह से जो लॉस भी होगा तो वो उसको बियर करना पड़ेगा। देन द थर्ड वन इज फेवरेटिज्म और सस्पिशन ऑफ फेवरेटिज्म। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म होगा या सस्पिशन ऑफ फेवरेटिज्म होगा, वो भी उसके लिए अलाउड नहीं है, वो उसके लिए भी वो प्रोहिबिटेड है। देन लेंडिंग वक्फ एसेट फ्री ऑफ चार्ज। वो जो वक्फ का एसेट है उसको फ्री ऑफ चार्ज किसी को लेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट होगा किसके लिए? बेनिफिशरीज के लिए। तो फ्री ऑफ चार्ज वो नहीं कर सकता। देन प्रोहिबिशंस वो क्या है? वो इम्प्रॉपर प्लेजिंग ऑफ वक्फ एसेट। तो वो इम्प्रॉपर एसेट को कहीं प्लेज नहीं कर सकता, ठीक है ना, कोलेटरल के तौर पे नहीं रख सकता। तो ओवरसीयर कैन नॉट प्लेज वक्फ प्रॉपर्टी, बोरो मनी अगेंस्ट वक्फ एसेट। वो वक्फ एसेट के अगेंस्ट बोरो मनी करे और फिर प्लेज करे, अनलेस द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5 और 6 जो कि बाद में आएंगी वो सेटिस्फाइड ना हो, तो वो इसको एसेट को प्लेज नहीं कर सकता। बिकॉज वक्फ एसेट आर मेंट टू बी परपेचुअल चैरिटेबल एसेट एंड एक्सपोजिंग देम टू डेट रिस्क कुड लीड टू देयर लॉस। तो अगर वो उसने उसको प्लेज किया और रीपेमेंट नहीं आई उसकी, और जो जो लेंडर है उसने उस वक्फ एसेट को सेल करना होगा दिन, तो फिर तो ये परपेचुअल नहीं रहेगा, तो वक्फ को प्लेज नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चल के क्लास 5 और 6 में उसकी कुछ परमिजिबल कंडीशंस दी हुई हैं। सो द अगर हम इसको देखें तो इस क्लास को की समरी को, the overseer is prohibited from violating Sharia rulings or Waqif conditions, engaging in misconduct or negligence, showing favoritism or creation suspicion of bias, lending Waqf asset without consideration to non-beneficiaries, or pledging Waqf asset without complying with the standard requirement,
So these prohibition are based on the Sharia principle that overseer hold the waqf asset and trust and must protect them as fiduciary. So this one. Then remuneration of the overseer. तो overseers की जो remuneration है वो क्या होगी? सबसे पहले अगर हम देखें तो वेदर द ओवरसियर कैन रिसीव सैलरी और कंपनसेशन फॉर मैनेजिंग द वर्क और हाउ दैट रेमुनरेशन शुड बी डिटरमाइन। तो 5 मेन रूल्स गवर्निंग रेमुनरेशन यहाँ पे बताए गए हैं। First of all, right of the overseer to receive remuneration. The general rule is the overseer has the right to receive remuneration for performing his duties. So पहला तो यह है कि उसका उसका right है। Managing work require efforts, तो उसके अंदर एफर्ट लगती हैं because these responsibility require time and work. The overseer may receive compensation. However, the overseer may also waive दिस राइट वॉलंटरली, लेकिन वो ये वॉलंटरली उसको राइट को अपना वेव भी कर सकता है। सो दिस वन। देन इफ द वाकिफ स्पेसिफाई रेमुनरेशन, तो रेमुनरेशन तो इसका राइट है। अगर वाकिफ ने स्पेसिफाई की है तो फिर इफ द वाकिफ explicitly determine the overseer remuneration and the waqf deed, that instruction must be followed exactly. उसने जो कहा the waqf state that overseer shall receive 1000 per month, then the waqf management must follow that instruction, तो फिर वो instruction मान। if the waqif does not specify remuneration, तो अगर वाकिफ ने नहीं की फिर क्या होगा? The relevant authority may determine the remuneration, जैसे कि औकाफ अथॉरिटी या कोर्ट है। If no authority determine it, then the overseer receive the prevailing market rate, जिसको उजरत मिसली कहते हैं, तो फिर वो उसकी वो होगी। Forms of remuneration, तो remuneration क्या है? The overseer remuneration may be structured in two ways, से कि वो फिक्स्ड है 1000 पर मंथ है या 12,000 पर ईयर है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। परसेंटेज ऑफ द वक्फ रेवेन्यू भी हो सकता है, 3% ऑफ द एनुअल वक्फ इनकम और 5% ऑफ द रेंटल रेवेन्यू, तो परसेंटेज ऑफ वक्फ रेवेन्यू भी हो सकता है। देन रिवीजन ऑफ द रेमुनरेशन, the remuneration may be revised or reconsidered by relevant authorities when necessary. तो इसको भी कर सकते हैं बिकॉज डेफिनेटली सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं ओवर टाइम, तो एक ही रेमुनरेशन के ऊपर तो वो काम नहीं कर सकता। इफ द वक्फ इनकम इज इनसफिशिएंट, अगर वक्फ की जो इनकम है इनसफिशिएंट है और वो उसकी जो रेमुनरेशन है उसको पूरा नहीं कर रही, समटाइम द वक्फ may generate insufficient revenue, and such cases priority must be given to essential expenses such as maintenance of वक्फ property, repairs और operational loss। तो सबसे पहले इधर दिया जाएगा why, because maintenance managing the वक्फ asset is necessary to ensure it continuously। तो what happens with the overseer remuneration, इस सूरत में क्या होगा उसके साथ? if the वक्फ revenue is insufficient to pay the overseer, the unpaid remuneration does not disappear. Instead, it becomes a liability against the waqf, meaning the waqf must pay it later when sufficient funds become available। तो ये चीज है। इसकी ऊपर जो है वो शरिया बेसिस भी दी हुई है। देन बेसिस फॉर रिवाइजिंग रेमुनरेशन, ये भी है, तो इसकी भी बेसिस जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें, द ओवरसियर ऑफ अ वक्फ इज इंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, preferably specified in the waqf deed and paid from the waqf revenue. The remuneration may be fixed amount or a percentage of the revenue and may be revised by relevant authorities when necessary. If the waqf income is insufficient, essential expenses take priority and the unpaid revenue become liability of the waqf। तो ये इसकी समरी थी। देन द 310 डिसमिसल ऑफ द ओवरसियर। ओवरसियर भाई लग गया है तो उसको हटाया भी जा सकता है कि नहीं? तो ये क्लास हमें ये बता रही है द ओवरसियर कैन डिसमिस हिमसेल्फ, तो उसको डिसमिस कौन कर सकता है? वो खुद भी अपने आप को डिसमिस कर सकता है। इवन इफ द वाकिफ हैज अपॉइंटेड हिम, तो बेशक उसको वाकिफ ने अपॉइंट किया हो तो वो खुद से भी डिसमिस कर सकता है, रिजाइन दे सकता है। एंड ही शुड इन्फॉर्म द वाकिफ अबाउट द सेम, लेकिन वो जब ये करेगा तो उसको वाकिफ को इन्फॉर्म करना है। अगर वाकिफ की डेथ हो गई है तो रेलेवेंट अथॉरिटीज को करना है विद रीजनेबल पीरियड, तो एक रीजनेबल पीरियड के अंदर वो उसको उसको करे।
द वाकिफ में डिसमिस द ओवरसियर। तो जो वाकिफ है वो भी ओवरसियर को डिसमिस कर सकता है। द वाकिफ किस सूरत में हैज स्टिपुलेटेड इन द वक्फ डीड दैट ही मे डिसमिस। तो अगर उसने ये लिखा है तब द डिसमिसल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। तो नंबर वन क्या है कि किस सूरत में कर सकता है, या तो उसने लिखा हो, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो क्या हो कि जो उसको डिसमिस करना वक्फ के इंटरेस्ट में हो। द ओवरसियर हैज कमिटेड एनी मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। तो अगर इसके अलावा उसने कोई मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस किया है तो फिर भी उसको वाकिफ डिसमिस कर सकता है। इफ द ओवरसियर हैज कमिटेड an act of misconduct, negligence, or breach of any condition stipulated in the Waqf deed, the judge or the relevant authority may dismiss the overseer, whether the overseer was appointed by the Waqif, another judge, or any relevant authority। तो उसने ये किया है तो उसको जो है वो डिसमिस किया जा सकता है। देन इसमें पूरी सारी सिचुएशंस भी एक्सप्लेन की हुई हैं। इसको इसको आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं सारी, इसको पढ़ने की जरूरत इतनी यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं। देन 4 नंबर सेक्शन 4 इज मेंटेनेंस ऑफ वक्फ। तो इस क्लास को अगर हम देखें तो हाउ द वक्फ एसेट मस्ट बी मेंटेन एंड रिपेयर। वक्फ एसेट को मेंटेन कैसे रखा जाएगा और रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो definitely maintenance is extremely important because the core principle of the work is perpetuity, continuity। A work must continue to exist होना चाहिए, continue to generate benefits, serve beneficiaries continuously। So the maintaining the work asset is top priority। So first of all, priority of maintenance over other expenditure। तो first of all जो दूसरे expenditure हैं, मेंटेनेंस को उन एक्सपेंडिचर के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। सो मेंटेनेंस ऑफ वर्क फैसेट टेक प्रायोरिटी ओवर अदर एक्सपेंडिचर। सो पहली पहली कंडीशन ये है इसकी। देन एनुअल एलोकेशन फॉर मेंटेनेंस जो है वो एक होनी चाहिए। दिस टेंडर अलाउ द ओवरसियर टू रिजर्व पार्ट ऑफ द वर्क रेवेन्यू ईच ईयर फॉर मेंटेनेंस। सो दिस इज सिमिलर टू क्रिएटिंग अ मेंटेनेंस रिजर्व फंड। एग्जांपल क्या है कि वर्क ने अर्न किया 1 lakh annually, the overseer may allocate 10,000 annually for maintenance। सो ये है। तो इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी वो कर सकते हैं। इफ द एलोकेटेड मेंटेनेंस फंड आर नॉट इमीडिएटली यूज्ड, they may be invested। however the invested must investment must meet the important condition क्या है कि वो it must be easily liquidate हो सके, meaning the funds must be quickly available when repairs are needed। so इसमें ये है। what happens to the investment profit। तो जो आपने रिजर्व को इन्वेस्टमेंट किया उसके साथ क्या हो गया। if the maintenance fund generate investment profit, that profit is added to the maintenance reserve। if there is a surplus after maintenance needs are met, the surplus is distributed to the वक्फ beneficiary। तो सबसे पहले उससे मेंटेनेंस की जाएगी, और मेंटेनेंस के बाद जो बचता है तो वो बेनिफिशरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट के साथ क्या होगा, वो भी रिजर्व के अंदर ऐड हो जाएगा। if maintenance funds are insufficient, so sometime the work may not have enough funds to repair the asset। तो उस सूरत में क्या होगा, the standard allow a practical solution। the overseer may allow the lessee जो tenant है to perform the repair। तो इसमें के एग्जांपल क्या है, सपोज अ वर्क ओन एन कमर्शियल बिल्डिंग रेंटेड टू अ टेनेंट। The building requires major repairs costing 50,000, but the work only has 10,000। The overseer may allow the tenant to repair the building, pay rent, pay the repair cost। तो ये tenant करेगा। हाउ इज द टेनेंट कंपनसेटेड। तो उसने तो कर दी मेंटेनेंस, तो वो क्या करेगा, द टेनेंट विल हैव प्रायोरिटी टू कंटिन्यू लीजिंग द प्रॉपर्टी until he recovers the repair cost। एग्जाम्पल क्या है, if the tenant spent 50,000 on repair, he may receive benefits such as reduced rent, longer lease property, uh, longer lease priority। This arrangement ensure the work asset is repaired
और द टेनेंट इज कंपनसेटेड फेयरली। रिड्यूस रेंटल का मतलब यह है कि फर्ज करें कि उसने 50,000 लगाया रिपेयर पे, और उसका जो मंथली रेंट है वो है 10,000, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने 5,000 तो आप डिडक्ट कर लें पर मंथ के हिसाब से जो कि आपने रिपेयर किया, और रिमेनिंग आप 5,000 दें जब तक कि 50,000 रिकवर नहीं होता। तो ये इसकी मेंटेनेंस के बारे में है ये क्लास। तो इसकी अगर हम समरी देखें तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ वर्क एसेट मस्ट बी प्रायोरिटाइज ओवर अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरी से भी पहले मेंटेनेंस को जो है वो तरजीह दी जाएगी। टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क, द ओवरसियर may allocate annual funds from the works revenue for maintenance and invest them in easily liquidated mode. And if funds are insufficient, the lessee may undertake repair and recover the cost through continued tenancy. The Sharia basis for these rule lies in preserving the वक्फ को प्रिजर्व करने के लिए एंड प्रोटेक्टिंग इट एसेट इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट एंड प्रिवेलिंग कस्टम्स। फिफ्थ नंबर पे है जी, इंडेप्टिंग द वक्फ। देर आर टू सिचुएशन वेयर द वक्फ कैन इंकर अ डेट। तो ये दो कंडीशन उन्होंने बताई है। फर्स्ट सिचुएशन, इंडेप्टिंग द वक्फ इन द केस ऑफ टेंजिबल वक्फ एसेट, and the second one is indebting in the case of investment वक्फ। तो ऐसा वक्फ जो कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू बनाया गया और ऐसा जिसके अंदर टेंजिबल कोई प्रॉपर्टी है, तो दोनों सूरतों में एक्सप्लेन किया गया है। दिस सेक्शन एक्सप्लेन वेदर अ वक्फ इज अलाउड टू टेक डेट, क्या वक्फ जो है वो लोन ले सकता है। तो नॉर्मली वक्फ एसेट एज प्रोटेक्टेड चैरिटेबल प्रॉपर्टी होते, सो टेकिंग दैट अगेंस्ट देम इज सेंसिटिव इशू। सो देयरफॉर द स्टैंडर्ड अलाउज इट ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशन। तो टू कंडीशन वेयर अ वक्फ मेक इनकर डेट। तो वो कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन है डेट फॉर टेंजिबल वक्फ एसेट। दिस सिचुएशन रिलेट टू फिजिकल वर्क एसेट्स सच एज बिल्डिंग है, लैंड है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, रेंटल प्रॉपर्टीज है, डेट में एंकर ओनली when it is necessary to preserve the वक्फ एसेट। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में वक्फ के अगेंस्ट डेट लिया जा सकता है जबकि इन एसेट को प्रिजर्व करना मैंडेटरी हो। तो और दूसरे नंबर पे परमिजिबल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, डेट में इनकर थ्रू शरिया कंप्लाइंट मेथड सच एज शरिया कंप्लाइंट बोरिंग, डेफर्ड पेमेंट परचेज, शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, तो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सेवरल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो उसके अंदर क्या है जी, फाइनेंसिंग प्रॉफिट मस्ट बी फेयर। तो जो फाइनेंसिंग के ऊपर आप प्रॉफिट दे रहे हो तो वो फेयर होना चाहिए। द कास्ट ऑफ फाइनेंसिंग मस्ट बी रीजनेबल एंड फेयर। द वर्क शुड नॉट इंटर एक्सप्लॉयटेटिव फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के अंदर इसको नहीं जाना चाहिए। दूसरे नंबर क्या है कि डेट मस्ट बी नेसेसरी, डेट मस्ट बी इनकर ओनली इफ फॉर एसेंशियल पर्पस। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि example given in the standard include repairing of or refurbishing वर्क एसेट, उसको रिपेयर करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो बात थी। पेइंग नेसेसरी एक्सपेंसेस सच एज यूटिलिटी बिल्स, पेइंग सैलरीज ऑफ द वर्क एम्प्लॉइज। तो ये इस तरह के कामों के लिए ये किया जा सकता है। पर्पज मस्ट प्रिजर्व द वक्फ। तो ये जो पर्पज है डेट लेने का, ये इस वक्फ को प्रिजर्व करे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग डेट मस्ट बी प्रोटेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द वक्फ। एग्जांपल, if a work building requires urgent repair but there are no funds available, financing may be obtained. Without repairs the building may collapse, rental income may stop, so thus financing protect the work। प्रोहिबिशन ऑन नॉन एसेंशियल डेट, नॉन एसेंशियल डेट के ऊपर प्रोहिबिशन है। द स्टैंडर्ड एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स टेकिंग डेट फॉर नॉन एसेंशियल पर्पसेस even if the debt might increase benefit, it is not allowed unless the वाकिफ allowed it or the relevant authority approve it। तो नॉन एसेंशियल के लिए आप नहीं ले सकते। एग्जाम्पल, टेकिंग डेट merely to expend ऑपरेशन में नॉट बी परमिटेड अनलेस अथोराइज। तो अगर आपने इस तरह के करना है कि जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो उसके लिए या तो फिर आपको वाकिफ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी या फिर रेलेवेंट अथॉरिटी भी से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अबिलिटी टू रिपे, तो ये भी कंडीशन है जी कि बिफोर टेकिंग डेट द ओवरसियर मस्ट इंश्योर दैट द वक्फ रेवेन्यू कैन repay the financing, and if repayment is not feasible taking debt may harm the work।
दूसरी कंडीशन क्या है जी, डेट फॉर इन्वेस्टमेंट वर्क। तो पहली तो ये थी टेंजिबल वाली, दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट वर्क। दिस सिचुएशन अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट वर्क। These works are created primarily to generate revenue through investments. एग्जाम्पल क्या है जी, कमर्शियल रियल एस्टेट वक्फ है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट वक्फ है, इनकम जनरेटेड वक्फ वक्फ पोर्टफोलियोज है। तो then purpose for debt and investment for work, debt may be taken to develop work properties, expand investment activities, enhance revenue generation. However, the overseer must ensure that financing serve the interest of the work revenue are sufficient to repay the debt। ये पिछले में जो हमने बात की थी वही यहाँ पे देन अगेन है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, आप इसको देख लीजिएगा। तो समरी इस सेक्शन की क्या है जी, वक्फ में इनकर डेट इन टू कंडीशन। फर्स्ट, टू प्रिजर्व टेंजिबल वक्फ एसेट when revenue are insufficient to cover essential expenses such as maintenance or operational obligation, and the second, to develop investment work under prevailing commercial practices. In both cases, the financing must be sharia compliant, necessary for the interest of the work, and sustainable based on the work ability to repay। और इसकी जो शरिया बेसिस है, लाइज इन प्रोटेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द वक्फ एसेट एंड रिकॉग्नाइजिंग कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टमेंट वक्फ। देन प्लेज ऑफ द वक्फ। तो वक्फ के गेन आप वक्फ के लिए लोन लेंगे तो क्या वक्फ के जो एसेट है उसको प्लेज भी कर सकते हैं कि नहीं। इट इज नॉट परमिटेड टू प्लेज टेंजिबल वक्फ एसेट इवन व्हेन अवेलिंग अ डेट अगेंस्ट द वक्फ। तो जो टेंजिबल एसेट है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, तो इनको आप वो इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि इसको आप प्लेज नहीं कर सकते। इट इज परमिटेड टू प्लेज द इन्वेस्टमेंट वर्क whenever it is permitted to incur a debt against them as per criteria mentioned in 5.2, and this include raising a request to issue a bank guarantee, a letter of credit backed by funds of investment work। तो टेंजिबल को नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो उनको आप प्लेज कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि जी, दिस सेक्शन एक्सप्लेन वेदर द वर्क एसेट कैन बी प्लेज यूज एज कोलेटरल। तो प्लेज का सबसे पहले तो मतलब क्या है कि यूजिंग एन एसेट एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट, कोलेटरल के तौर पे होता है ये। इफ द बोरोर जो है वो फेल्स तो क्या होगा, टू रिपे द डेट द creditor may sell the pledge asset to recover the money। However, the work asset has a special legal status है, so the rules are very strict। The standard explain two situations। तो फर्स्ट क्या है जी, प्रोहिबिटिंग ऑफ प्लेजिंग टेंजिबल वर्क एसेट। तो कैसे है, द टेंजिबल वर्क एसेट इंक्लूड बिल्डिंग, लैंड। तो ये स्टैंडर्ड ने क्लियरली लिखा है कि दीज एसेट कैन नॉट बी प्लेज even if the work is taking a debt, the tangible work the property cannot be used as collateral। सो ये प्रोहिबिशन उन्होंने क्यों लगाई, तो शरिया बेसिस के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट प्लेज नॉर्मली अलाउज द क्रेडिटर टू सेल द एसेट इफ द डेट इज नॉट रीपेड। if someone pledge a building and fail to repay the loan, the lender may sell that building। but what asset have a fundamental rule, वो क्या है, work asset cannot be sold because work property is meant to remain perpetual and dedicated to charity। तो इस वजह से ये है, therefore pledging a work asset would contradict the nature of the work। तो ये नहीं है। pledging of investment work funds, जो फंड्स है उनको प्लेज किया जा सकता है कि नहीं। the standard allow a different rule for investment work। इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर वर्क क्रिएटेड टू जनरेट फाइनेंशियल रिटर्न थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तो इनको आप इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर क्या है जी, कैश फंड है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। इन दीज केसेस सर्टन फाइनेंशियल अरेंजमेंट आर परमिटेड, वो भी सर्टन और परमिटेड है। व्हेन प्लेजिंग इन्वेस्टमेंट वर्क इज अलाउड। Pledging investment work is allowed only when incurring debt is already permitted under section 5.2। नंबर वन जो सेक्शन 5.2 के अंदर वो था कि परमिटिंग डेट की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही थी। दिस मीन द फाइनेंसिंग सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द वर्क और वर्क हैज सफिशिएंट रेवेन्यू टू रीपे द फाइनेंसिंग। एग्जांपल ऑफ परमिटेड अरेंजमेंट भी इन्होंने दी है। द स्टैंडर्ड मेंशन टू एग्जांपल, बैंक गारंटी। A bank guarantee is a commitment by a bank to pay a certain amount if the client failed to fulfill an obligation।
एग्जाम्पल क्या है जी, अ वक्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मे रिक्वायर अ बैंक गारंटी। ओके, तो द बैंक, द गारंटी मे बी बैक बाय इन्वेस्टमेंट वर्क फंड, तो वो जो गारंटी है वो बैक हो सकती है किससे, इन्वेस्टमेंट वर्क फंड से। लेटर ऑफ क्रेडिट की भी इन्होंने एग्जांपल दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन टू गारंटी पेमेंट टू सप्लायर, तो एग्जांपल क्या है, अ वर्क प्रोजेक्ट इंपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज एन एलसी बैक बाय इन्वेस्टमेंट वर्क फंड, तो ये भी यहाँ पे हो सकती है। बेसिस फॉर प्रोहिबिटिंग प्लेज ऑफ वर्क एसेट, तो वो तो हम देख चुके। The reason is that pledging normally allows sale of the pledge asset, but work asset cannot be sold, must remain dedicated to the charity. Therefore, pledging them contradict the permanent nature of the work. Basis for permitting pledge of investment fund. तो इसकी जो permitting की है वो क्या है? When pledging is allowed for investment fund, issuing bank guarantees backed by those fund is treated as equivalent to pledging those funds. सो दिस इज फॉलो द सेम रूल, तो इस वजह से इन्होंने इसको किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी समरी, तो टेंजिबल वर्क एसेट कैन नॉट बी प्लेज बिकॉज प्लेज अलाउ द सेल ऑफ एसेट टू रिकवर डेट, वेयर एज वर्क एसेट मस्ट रिमेन परमानेंटली डेडिकेटेड टू चैरिटेबल पर्पज एंड कैन नॉट बी सोल्ड। हाउएवर जो है वो इन्वेस्टमेंट फंड में भी प्लेज इन केस वेयर incurring debt is permitted for investment work, including the issuance of bank guarantee or letter of credit backed by such funds. Then the clause number 7 is lending work funds and guaranteeing a third party through work. सो इसको अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट परमिटेड टू लेंड फंड ऑफ वक्फ, लैंड करना, उधार पे देना, कैन नॉट बी ओके, एंड वक्फ कैन नॉट बी द गारंटर ऑफ अ थर्ड पार्टी डेट अनलेस दिस एक्ट जो है वो क्या हो, स्टिपुलेटेड बाय द वाकिफ, is among the purpose of the work or serve the interest of the work with the permission of the relevant authority, and this shall be documented with sufficient guarantees. तो अगर हम देखें तो जनरल रूल क्या है, लेंडिंग वर्क फंड इज नॉट अलाउड, तो वर्क फंड शुड नॉट बी लेंड टू द अदर्स। तो क्यों, बिकॉज लेंडिंग exposes the work to risk of default. If work lend 1 lakh to someone and borrows fails to repay, the work loses money, सो दैट लॉस जो है ना वो हार्म वर्क बेनिफिशियरीज को भी चैरिटेबल ऑब्जेक्शन, देयरफॉर दैट रूल इज, डिफॉल्ट रूल इज प्रोहिबिशन। Granting third party debt is also not allowed. The standard also prohibit the work from acting as a guarantor. A guarantor promise to pay a debt if the borrower fails to pay, तो गारंटर ने ये करना होता है, तो अगर गारंटर वक्फ है तो वक्फ ने गारंटी दी है तो वक्फ को पे करना पड़ेगा। तो if वक्फ guarantees someone 1 million loan and borrows default, the work must pay the debt. This would expose work asset to financial risk, which is not acceptable. Exception where lending or guaranteeing may be allowed. So exceptions भी हैं, this tender allow this only in 3 situation. वो situation क्या है? If the Waqif allowed it, if the founder work especially state in the work deed that the work fund may be lent, uh, then lending may be permitted. Example, the work created specially to provide interest free loan to poor people, तो ये उसने बताया था, and this case lending is part of the work purpose, तो ये उसका purpose. If it is among the objective of the work, तो something sometime जो work is established to support specific activities, जैसे a microfinance work created to provide कर्ज हंसना interest free loans हैं, in such case lending is permitted because it fulfill the purpose of the work. Then if it serves the interest of the work, sometimes lending may protect the or benefit the work. However, two conditions must exist: permission of the relevant authority होनी चाहिए और proper guarantees to protect the work होनी चाहिए. This ensures the risk remain controlled. Requirement of sufficient guarantees. So if lending or granting is permitted, it must be documented and secured. Example of guarantees है collateral लिया जाए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो वक्फ फंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अगर हम इस पे देखें कि इसकी जो समरी है कि lending work funds are guaranteeing third party debt is generally prohibited because it exposes work asset to risk of loss. However, it may be permitted if stipulated by the work.
if it forms part of the work's objective, or if it serves the interest of the work with permission of the relevant authority and proper guarantees. उसको उस डेट को प्रोटेक्ट किया जाए बैक एंड पे, गारंटीज कोलैटरल हो. दिस द शरिया बेसिस फॉर दिस रूल इज analogy with protecting the wealth of minors, and the practice of some companion who lend orphan fund only when it helps preserve them. तो ये बेसिस के अंदर इसकी दी हुई है. देन द पॉइंट नंबर 8 इज इन्वेस्टमेंट ऑफ वक्फ रेवेन्यू. तो जो वक्फ का रेवेन्यू है उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में ये क्लॉजेस है. और ये जो है इसको आप देखते हैं कि हाउ वक्फ रेवेन्यूज एंड एसेट कैन बी इन्वेस्टेड. द मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है? टू ग्रो वक्फ रिसोर्सेज while protecting them and ensuring the beneficiary continue receiving their rights. तो when investment of वक्फ fund is allowed, 8(1) के अंदर है, investment is allowed in two situations. Number one, the Waqf explicitly allows investment. Example, the Waqf deed may state part of the Waqf revenue should be invested to grow the endowment. कि जो वक्फ है itself उसको ग्रो करने के लिए पार्ट ऑफ रेवेन्यू को फर्दर क्या किया जाए? इन्वेस्ट किया है. सिचुएशन टू, इन्वेस्टमेंट अकर ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू बेनिफिशरीज. एक वेटिंग पीरियड है तो उसमें आइडल पढ़ने के बजाय उसको उसको वक्फ डिस्ट्रीब्यूट इनकम वंस पर ईयर. During the year the revenue may be temporarily invested, but there is one key condition. वो क्या है? Investment must not delay और रिड्यूस बेनिफिशरीज जो है वो राइट्स. तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके बेनिफिट रिड्यूस भी ना हो, और जब डिसबर्समेंट आ रही हो तो वो डिले भी ना हो. दैट्स मीन इजी टू लिक्विडेट एवेन्यूज के अंदर इसको इन्वेस्ट किया जाएगा. रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट एंड ग्रो द वर्क. कंडीशन नंबर 2, A2. The overseer must ensure that investment protects work capital, grow work's revenue, follow Sharia rules, follow condition of the Waqif, और मॉडर्न शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टूल में भी यूज ये कह रहे हैं, जैसे कि सकूक है, इस्लामिक फंड है, शरिया कंप्लाइंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो ये चीजें. देन 8(3) रिक्वायरमेंट टू कंसल्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स. तो मैनेजिंग वक्फ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर प्रोफेशनल नॉलेज. देयरफॉर द स्टैंडर्ड recommends के सीकिंग हेल्प फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स करें आप जब इसको इन्वेस्ट कर रहे हो. एग्जांपल के अंदर इस्लामिक बैंक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, शरिया कंप्लाइंट एसेट मैनेजर्स हैं. दिस रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क. और इजारा एज एन इन्वेस्टमेंट टूल. तो इजारा को भी एज एन इन्वेस्टमेंट टूल इन्होंने बताया है. वन कॉमन इन्वेस्टमेंट मेथड इज लीजिंग वक्फ एसेट इजारा. एग्जांपल, a waqf owns a commercial building, the building can be leased to tenants, the rent become waqf revenue. सो रूल्स फॉर लीजिंग वर्क एसेट भी इन्होंने बताया है. लीज ड्यूरेशन शुड नॉर्मली नॉट बी वेरी लॉन्ग. वाई? टू प्रिवेंट लैकिंग द वर्क एसेट एंड टू अनफेवरेबल कॉन्टेक्स्ट में ना चला जाए. हाउएवर लॉन्ग लीजेस मे बी अलाउड इफ देयर इज क्लियर बेनिफिट. तो बाय डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन क्लियर बेनिफिट हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिंग कर सकते हैं. रेंट शुड बी लिंक टू अ बेंचमार्क. एग्जांपल, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा. रेंट में बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन और मार्केट इंडेक्स. दिस प्रिवेंट लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ रेवेन्यू. लीजिंग बिलो मार्केट रेंट इज नॉट अलाउड. तो बिलो दिस स्टैंडर्ड prohibit leasing work asset at below market rate. Reason, this may harm the work. Example, if the works building worth 10,000 monthly rent is leased for 2,000, तो ये अलाउड नहीं है. दिस वेस्ट वर्क रेवेन्यू. इफ द ओवरसीयर डज दिस improperly, अगर ओवरसीयर ने ये improperly कर लिया है, तो ओवरसीयर मस्ट पे द डिफरेंस हिमसेल्फ. तो वो जो हमने एग्जांपल दी थी 10,000 2,000, तो 8,000 उसको खुद देना पड़ेगा. और दूसरे नंबर पे वो टर्मिनेट भी करे इसको, और इसको मार्केट रेट के ऊपर दे. दिस प्रिवेंट रूल अब्यूज और फेवरेटिज्म को प्रिवेंट करता है. Development of Waqf land. The standard provide modern Islamic finance structures for developing Waqf property. इस्tisna प्लस बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का इन्होंने कहा है कि ये आप कर सकते हैं. देन डिमिनिशिंग मुशारका आप यूज कर सकते हैं. देन फॉरवर्ड इजारा कर सकते हैं. बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट, देन दे आर लीज टू द वक्फ, इवेंचुअली ओनरशिप ट्रांसफर टू द वक्फ. सकूक इजारा कर सकते हैं. देन दो जो गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मैनेजिंग वर्क मस्ट फॉलो बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. दिस इंक्लूड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए.
तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें थी। इसकी बेसिस भी मेंशन है सारी। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऑफ वक्फ रेवेन्यू इज permitted when it does not affect the right of the beneficiaries and is carried out in the interest of preserving and growing the waqf. The overseer must adopt modern Sharia compliant investment methods, seek expert advice, ensure fair leasing practices, and manage waqf asset according to the principle that the overseer's action must always serve the best interest of the waqf. देन एवेन्यू ऑफ वक्फ डिस्पोजल, मसारिफ। तो ये जो है, जो मुसारिफ की जहाँ पे बात है, इसको अगर हम देखें तो द परमिजिबल एवेन्यू ऑफ द वक्फ डिस्पोजल आर नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर फील्ड एंड आर वेरिएंट बेस्ड ऑन टाइम, लोकेशन एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम इसको देखें, ये लंबी क्लॉज है, तो इसकी बेसिस भी सारी दी हुई हैं। तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो दिस सेक्शन हमें ये एक्सप्लेन करता है हाउ द रेवेन्यू ऑफ वक्फ मस्ट बी यूज्ड, स्पेंट ऑन, स्पेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वक्फ के जो रेवेन्यू है वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नंबर वन इज एवेन्यू ऑफ द वक्फ स्पेंडिंग आर फ्लेक्सिबल। तो 9(1) के अंदर उन्होंने कहा है कि एवेन्यू ऑफ वक्फ स्पेंडिंग आर फ्लेक्सिबल है। वक्फ स्पेंडिंग इज नॉट लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक फील्ड, इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस। एग्जांपल क्या है, वक्फ क्रिएटेड सेंचुरीज अगो फॉर ट्रेवलर्स और पब्लिक वाटर वेल्स के लिए वो किया गया था, must may today be used for hospital, education, humanitarian aid. The objective remain charitable benefit. The waqf condition must be followed. Sorry, the waqf condition must be followed. The most important rule is the revenue must be spent according to the instruction of the waqf founder. Example, the waqf says the revenue must be used for education, then the overseer cannot spend it on hospital. This respect the intent of the founder. फिर इसी तरीके से चेंजिंग द स्पेंडिंग पर्पस इज नॉर्मली नॉट अलाउड, so the overseer cannot change the purpose of the work spending. However, change may occur if there is necessary, the authority approve. Example, the work created for maintaining a specific mosque, if the mosque no longer exists, the authority may allow redirecting funds to another mosque. तो ये हो सकता है, चेंजिंग द स्पेंडिंग पर्पस इज नॉर्मली नॉट अलाउड, लेकिन जब वो नेसेसरी हो तो हो सकता है। व्हाट हैपन इफ देयर इज अ सरप्लस रेवेन्यू, तो sometime the work asset generate extra income after fulfilling its original purpose। तो इस सूरत में दो ऑप्शंस हैं, इन्वेस्ट द सरप्लस टू ग्रो द वर्क एसेट्स और डिस्ट्रीब्यूट इट टू सिमिलर चैरिटेबल कॉजेज। तो ये दोनों कर सकते हैं। देन व्हाट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ द what becomes property of the वक्फ। तो वक्फ की प्रॉपर्टी क्या चीज बनेगी। दिस स्टैंडर्ड एक्सप्लेन हाउ एसेट बिकम ओन बाय द वक्फ। तो 3 सिचुएशन एग्जिस्ट है। सिचुएशन वक्फ ये है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ द वक्फ एसेट। एग्जाम्पल क्या है कि ओल्ड वर्क प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड रिप्लेस विद अनदर प्रॉपर्टी, सो द न्यू प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बिकम्स वक्फ। तो ये वक्फ बन जाएगी नई प्रॉपर्टी। नंबर 2, वक्फ रेवेन्यू। एसेट परचेज फ्रॉम वक्फ रेवेन्यू में बिलोंग टू वक्फ। तो ये वक्फ इसको ऑन कर रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है, रेंटल इनकम इज यूज टू परचेज इक्विपमेंट। सिचुएशन 3 क्या है, डोनेशन टू वक्फ। अ पर्सन में डोनेट एसेट टू द वक्फ। To two cases exist. If the donor intends waqf, the asset become waqf property permanently. If the donor intends gift, the waqf owns it, but it does not become waqf corpus. तो uh, तो वक्फ की प्रॉपर्टी ये है कि एक 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 क्या है कि वक्फ इटसेल्फ है, और एक क्या है कि वक्फ की लाइबिलिटीज या वक्फ के एसेट। तो अगर वो उसको उसने गिफ्ट किया है तो वो वक्फ की ओनरशिप में आएगा, वो वक्फ नहीं होगा डेफिनेटली। देन के हम इसकी डोनेशन टू द वक्फ भी हो गया सिचुएशन 3। देन reinvesting revenue and the work asset. The overseer may reinvestment work revenue into the work asset। Example क्या है जी, using rental income to
renovate the building, expand facilities. However, authority approval is required और beneficiary में need to consent. तो पहले जो है वो beneficiary से भी जो है वो consent करना और authority को approval. Planning for future needs. Part of the revenue should be reserved for future repairs, maintenance, development. तो ये clause पहले भी standard में गुजर चुकी है. This ensure long term sustainability of the work. Then creating reserves. Standard allow creating reserves जो है वो रेवेन्यू से किए जा सकते हैं. पर्पस मेंटेनेंस हो सकता है, डेट रीपेमेंट हो सकता है, मेजर रिपेयर हो सकता है. इफ द रिजर्व इज नो लॉन्गर नीडेड इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू वर्क पर्पस. Mixing revenue of different works. Sometimes multiple works have the same purpose. Example, several works support orphans. Their revenue may be pooled for distribution. However, each works remain legally independent. उनके revenue को तो pool किया जा सकता है लेकिन वक्फ जो है वो independent रहेंगे. Then 9-10 competition at the वक्फ disposal. जो वक्फ का जो डिस्पोजल हैं जो बेनिफिशियरी हैं उनके दरमियान कंपटीशन. तो इसको अगर हम देखें तो ये सेक्शन हमें जो डील करती है विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट मे अराइज एंड मैनेजिंग वक्फ. वो प्रैक्टिकल क्या है कि व्हाट शुड हैपन इफ द वक्फ रेवेन्यू आर इनसफिशिएंट व्हाइल सेवरल एक्सपेंडिचर्स compete फॉर द सेम फंड. तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं वो सेम फंड के लिए compete कर रहे हैं तो क्या करेंगे. दिस सिचुएशन इज रेफर्ड टू एज competing at the avenue ऑफ वक्फ डिस्पोजल. तो वक्फ के जो डिस्पोजल हैं उनके दरमियान इस सूरत में कंपटीशन आ जाएगा. इट अकर्स इन व्हेन वक्फ रेवेन्यूज आर लिमिटेड बट सेवरल ऑब्लिगेशन मस्ट बी पेड. तो स्टैंडर्ड देयरफॉर एस्टैब्लिश रूल ऑफ प्रायोरिटी एंड फेयरनेस. तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, प्रिजर्वेशन ऑफ द वक्फ इट्स वक्फ एसेट होगी. When revenues are insufficient, the first obligation is preserving the Waqf asset itself. This includes expenses such as maintenance, repair, protection of the asset, preventing deterioration of the property. So this property exists because the entire purpose of Waqf depend on the existence of the asset. Uh, if the asset deteriorate or disappear, the Waqf stop generating revenue हो जाएगा, then beneficiary will lose their benefit. So the juristic reasoning behind this rule क्या है is similar to the rule in Islamic inheritance law. When a person dies, the estate is not immediately distributed to heirs. Instead, the following must be paid first: funeral expenses, debt, other obligation. तो ये इसकी शरिया बेसिस के अंदर है. Only after that the heirs given their shares. So यहाँ पे भी यही रूल लगा है. When the second number में when beneficiary cannot use the work asset simultaneously. Some वक्फ एसेट आर यूजफ्रक्ट. जो है कुछ वक्फ क्या होते हैं, यूजफ्रक्ट होते हैं जिनको इस्तेमाल करके बेनिफिशियरी जो है उनका बेनिफिट लेता है. दिस मीन बेनिफिशियरी एंजॉय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी रेदर देन रिसीविंग कैश इनकम. तो एग्जांपल के इंक्लूड क्या है कि जी अ वक्फ हाउस है, अ वक्फ शॉप है, a farmland. If several beneficiaries are entitled to use asset but cannot use it at the same time, a solution must be found. The standard provide two method. तो दो solution दिए हैं. एक है जी मुहैया यूजर शेयरिंग. तो बेनिफिशियरीज शेयर द यूज ऑफ द एसेट बाय टाइम डिवीजन और फिजिकल डिवीजन. टाइम डिवीजन क्या है जी, एक महीना आप यूज कर ले, एक महीना मैं यूज कर लूंगा. फिजिकल डिवीजन जहाँ पे पॉसिबल है कि उसको हाफ हाफ कर लिया. एग्जांपल, ईच बेनिफिशियरी यूज द प्रॉपर्टी फॉर 6 months, अदर यूजेस इट फॉर नेक्स्ट 6 months. A piece of land may be divided among the beneficiaries. So this method ensure that each beneficiary enjoy the work according to their entitlement. Method टू क्या है जी, कोई उनके दरमियान सुलह हो जाए, सेटलमेंट हो जाए. इफ शेयरिंग इज इनप्रैक्टिकल द बेनिफिशियरीज मे एग्रीड ऑन अ सेटलमेंट. In this case, one beneficiary use the property, the other beneficiary receive compensation. For example, one beneficiary occupies the work house while other receive rent for him. वो अपना जो उसका जो राइट है उसका वो क्या ले लेगा, रेंट लेगा. This solution remain maintain fairness while preserving the usability of the work asset. Then the third number is shortfall on the Waqf revenue for specific beneficiaries. If the Waqf has specific beneficiaries and revenue decreases, the shortfall must be distributed proportionally among all beneficiaries. तो वो उसको proportionally distribute कर देंगे. Then shortage and paying administrative employees. Work revenues may sometimes be insufficient to fully pay
एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज सच एज ओवरसीयर है, कस्टोडियन है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो उस सूरत में क्या होगा, दिस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश रूल फॉर हैंडलिंग सच सिचुएशंस। क्या है, नंबर वन, एम्प्लॉय accept lower salary, तो वो if the employee already receive a salary that is below the market rate and consent to it, or it if another person is willing to perform the job for the same remuneration, the salary will not be increased. This rule prevent unnecessary financial burden on the work। एक बंदा पहले ही मार्केट से कम सैलरी ले रहा है और उसके लिए वो एग्री है, उसने कंसेंट दी हुई है, या कोई दूसरा बंदा उससे कम सैलरी पे काम करने के लिए एग्री है, तो देन उसकी सैलरी को बढ़ाया नहीं जाएगा। Salary is below market and not no replacement exists. If the remuneration is below the fair market level and no one else is willing to perform the job, the employee should be paid an amount that bring the salary up to fair remuneration. However, if the work cannot afford this increase, the overseer may protect the financial interest of the work by reducing the number of administrative employees। दिस इंश्योर दैट द वर्क रिमेन्स फाइनेंशियली सस्टेनेबल। तो इस सूरत में भाई उनके जो नंबर हैं उनको उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को कम कर दो। देन पॉइंट नंबर 10 इज सुपरवाइजिंग मैटर एंड वक्फ। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ वक्फ जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो जो सबसे पहले मीनिंग ऑफ सब्सटीट्यूशन है क्लास 10.1.1 के अंदर, तो इस्तिबदाल जो है वो उसका जो मतलब है रिप्लेसिंग वन एसेट विद अनदर एसेट। तो दिस में इन्वॉल्व सेलिंग द एग्जिस्टिंग वर्क एसेट, बाइंग अनदर एसेट टू रिप्लेस इट। However, substitution is not normally allowed because the work asset is supposed to remains permanent. So therefore, substitution is allowed only in specific circumstances. When substitution is allowed, तो several cases है where substitution become permissible है। So the first one is if the वाकिफ allowed it, पहली पहली condition। और दूसरी, if the asset cannot be used, if the work asset lost its utility, substitution become permissible। Then reviving obsolete works, sometimes several works become inactive or ineffective, उस सूरत में भी जो है वो सब्सटीट्यूशन अलाउ हो जाएगी। देन क्लियर शरिया बेनिफिट हो, इफ सब्सटीट्यूशन प्रोड्यूस क्लियर एंड सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर द वर्क, इट मे बी परमिटेड। एग्जांपल क्या है कि रिप्लेसिंग एन ओल्ड बिल्डिंग विद अ न्यू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दैट जनरेट मोर रेवेन्यू। However, this is allowed only when the benefit cannot be achieved without substitution। तो ये रेवेन्यू सब्सटीट्यूशन के अलावा इंक्रीज नहीं किए जा सकते, तब होगा। इन्वेस्टमेंट वक्फ, investment work operates similarly to commercial investment and business practices, asset may be replaced regularly to improve performance। So जो है वो therefore institution may occur where it is a normal commercial practice, the work was created for investment purpose। तो investment purpose के अंदर substitution जो है वो उसको उसके different rule है। Mandatory substitution when asset become prohibited, if as asset become sharia prohibited, substitution become mandatory। Example क्या है, work created using shares that were initially permissible, later those share become non sharia compliant, that's mean वो company जो है वो sharia compliant category से निकल गई है, तो इस सूरत में भी ये mandatory हो जाएगी substitution। Then division of the work and common ownership, sometime work property is owned jointly by several parties, if division is requested and the asset cannot be physically divided, तो उस सूरत में स्टैंडर्ड ने क्या सोल्यूशन दिया है, अ बिल्डिंग जॉइंटली ओन्ड एंड वर्क, इफ वन प्रॉपर्टी वांट्स डिवीजन बट द बिल्डिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो उस सूरत में क्या होगा, एसेट में बी सोल्ड और जो उसके प्रोसीड्स हैं द प्रोसीड इन्वेस्टेड एंड अदर वर्क एसेट, तो उनके प्रोसीड को दूसरे वर्क एसेट में, इफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड द रेलेवेंट पार्टी में बी कंपेल टू एक्सेप्ट पार्टीशन। तो ये इसके अंदर जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर होगा। कंडीशन ऑफ वक्फ सब्सटीट्यूशन 10.1.5 के अंदर कंडीशन ऑफ वक्फ सब्सटीट्यूशन है। तो अगर हम इसको देखें तो सब्सटीट्यूशन मस्ट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल के जो सब्सटीट्यूशन है वो वक्फ के इंटरेस्ट को क्या करे, सर्व करे। सब्सटीट्यूशन मस्ट बी इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ
दिस मीन्स के ओवरसियर कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एन एसेट मेयरली फॉर कन्वीनियंस और पर्सनल बेनिफिट के लिए वो नहीं कर सकता वक्फ का बेस्ट इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल क्या है, इफ अ वक्फ building generates good rental income, the overseer cannot sell it and replace it with a less productive asset. Okay, substitution must clearly improve or protect the work. This rule is supported by जो है वो इसकी शरिया बेसिस क्या है, the disposition of the overseer regarding work depend on the interest of the work. तो ये बेस्ट इंटरेस्ट में होगा तो तब भी होगा। नंबर टू, अवॉइडिंग सस्पिशन एंड फेवरेटिज्म, अगर ओवरसियर की तरफ ऐसा कुछ है तो उसको भी अवॉइड किया जाएगा। रिप्लेसमेंट एसेट मस्ट बी इक्वल और बेटर, तो वो जो एसेट जिसको रिप्लेस किया गया है वो एटलीस्ट इक्वल हो और उससे बेहतर हो तो बहुत अच्छी बात है। देन इमीडिएट परचेज ऑफ द रिप्लेसमेंट एसेट, तो जब वो सब्सटीट्यूशन करनी है तो जो प्रोसीड आई है वो उसको जो है वो डिले नहीं किया जाए, उसको इमीडिएट किया जाए। और इसके बाद है अप्रूवल फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटीज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ टेंजिबल एसेट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटी और वैलिड शरिया रूलिंग होनी चाहिए, तो ये अप्रूवल भी होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूशन ऑफ द वक्फ बेनिफिशियरी बॉडी, sometime the beneficiary institution specified by the वक्फ no longer exist करते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, uh, a वक्फ established to support a specific school that later closes. In such cases the standard provide following sequence. Step 1, if the waqf specified a sequence of beneficiary, the next one and the sequence receive the waqf revenue, or if no sequence was specified the fund should be go to the similar institutions. Step 3 क्या है, if no similar institution exists the revenue should be directed to general charitable purpose, तो ये 3 स्टेप होंगे इस सूरत में। देन एंड ऑफ वक्फ, वक्फ एंड कैसे हो सकता है, तो टेम्पररी वक्फ विल एंड बाय एक्सपायरी ऑफ ए टर्म, तो जो टेम्पररी वक्फ है वो इसकी एक्सपायरी के ऊपर एंड हो जाएगा, 5 साल के लिए था तो एंड हो गया। रिस्ट्रिक्टेड वक्फ विल एंड बाय अक्रेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, तो किसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी तो वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, होगी तो वो खत्म हो जाएगा, अक्रेंस जो है उसकी होगी। वक्फ विल एंड विद द टोटल लॉस ऑफ द वक्फ एसेट, और अगर जो टोटल लॉस हो गया वो हो गया वेदर वक्फ इज टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड और परपेचुअल, तो ये भी वो खत्म हो जाएगा। ये अकरेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड वक्फ, इसकी एग्जांपल क्या है, वक्फ से दिस प्रॉपर्टी विल रिमेन वक्फ अनटिल माय चिल्ड्रन कंप्लीट देयर एजुकेशन, जैसे ही वो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वक्फ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टोटल लॉस ऑफ द वक्फ एसेट हो गया। तो ये यहाँ पे हम ने इसको देख दिया, एंड ऑफ द वक्फ। तो ये हमारा वक्फ का स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। तो इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं एलएमएस के अंदर अपलोड कर लूँगा। तो वो चीज़ें जो मैं रिकॉर्डिंग में डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सका तो वो यहाँ से आप इंशाल्लाह देख लेंगे, तो ये फाइल आपको एलएमएस के अंदर अवेलेबल होगी। अल्लाह हाफिज़।